गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, लेकिन इसके साथ साथ में ये बात भी करनी है कि कल का जो पूरा दिन था, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के बल्कि बिलखुसूस अगर हम इस रीजन की बात करें, इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें, पंजाब की बात करें, तो खासी तबाही मचाई है बारिश ने। हम उसकी बात ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ये बात भी करने के रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि कल हम इस पर सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे थे। सो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी इस पर बात करें। हमने क्या देखा है, फ़ाइन, अगर कहीं पर कोई सिचुएशन ऐसी हुई है जहाँ पर पानी खड़ा है, कहीं पर सिचुएशन ऐसी हुई है जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इट्स गुड कि आप उसे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पैनिक क्रिएट करें। कल पूरा दिन जिस तरह से हमने देखा, एक डिवीजन सबीन क्रिएट की जाती रही, मुझे तो पूरा दिन ऐसे ही लगा। अच्छा, कुदरती जो आफत होती है ना, वो ये नहीं देखती कि अच्छा ये केपी है, अच्छा ये इस्लामाबाद है, अच्छा यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी है। कुदरती आफत ये नहीं देखती, बारिश ये नहीं देखती है। सो कल जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को ये डिवीजन क्रिएट करते देखा, मैं उनसे ये बात जरूर करूंगा, बल्कि सवाल करूंगा कि व्हाट यू वांट, और क्या करते रहे आप। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बता रहे होते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अच्छा यहाँ पर ना जाएं, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, आप अपने कंटेंट से उनको बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। कई जगह ऐसी जहाँ पर पानी कुछ देर खड़ा भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि मसला नहीं था, बिल्कुल था मसला, कुदरती आफत है जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, बट बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी अगर नहीं भी खड़ा कुछ देर बाद, तो वहां पर भी अभी तक वही वीडियोस चल रही थी। एट द सेम टाइम जहां जहां पर नुकसान हुआ है, बहुत दुख, बहुत अफसोस, और हमें एक अलार्म के तौर पे इसको समझना चाहिए कि वे आर वी हेडिंग टू, और हमें क्या करना है। और ये बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अहम बातें की हैं प्रोग्राम के शुरू में शुएब, क्योंकि वाकई हमने फेक वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी हैं, कोई पिछले साल की, कोई किसी और मुल्क की। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन क्या शेयर कर रहा है, और किसी ने तस्दीक करने की कोशिश नहीं की कि ये जगह यहाँ की नहीं है, ये जगह कहीं और की है। लेकिन ठीक है, पानी ज़रूर था, और जाहिर सी बात है कि बारिश है तो ऑब्वियसली जितनी मुसलसल बारिश हम देख रहे थे उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वाकई जो कुदरती आफात होती हैं उनको थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अपनी जिम्मेदारियों को हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से हमने एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो पैनिक में ना आए, बल्कि हम सब ने होशो हवास में रहकर एक दूसरे को हमने सेव करना है, एक दूसरे को हमने बचाना है, एक दूसरे की हमने सपोर्ट करनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए जी, ये तो हमने बात कर ली। एट द सेम टाइम और जिम्मेदारियां जो आती हैं वो कि ट्रैवल ना करें, बिल्कुल ना करें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। रोड्स की सिचुएशन ज़रूर करें अगर आपको जाना भी पड़ रहा है तो। ये क्योंकि अब ये जो मॉनसून है, ये सबको पता है शुएब के इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अगर बारिश प्रेडिक्टेड नहीं भी है तो यू नेवर नो कि कब बारिश हो जाए। एब्सोल्युटली, आइसोलेटेड रेन शावर्स होते हैं, उसका पता नहीं होता। प्लस थोड़ी सी बात हम इस पर ये भी करते हैं कि जब मुसलसल स्लो रेन होती है, उसके बाद अगर तेज़ बारिश हो जाए तो फिर बिलखुसूस जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है, जो कि ज़मीन नर्म होती है, लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा ज़्यादा होता है। हमने कल मरी की तरफ से भी ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं। सो बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे बहुत से लोग मुतासर हुए हैं, तो एक तो है कि लोगों की मदद करें। वो सोशल मीडिया वॉरियर्स बनने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर, बस आपने जी वहाँ पर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, वीडियोज़ शेयर करके पैनिक क्रिएट करके। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़, अगर नियर बाय कोई ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पर जाकर सपोर्ट किया करें, मदद किया करें, गाइड किया करें। एट द सेम टाइम वो तमाम स्टेप्स लें जो कि हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए लेने चाहिए। एज एन इंडिविजुअल, एज अ नेशन, हमें वो स्टेप्स लेने हैं। वो स्टेप्स हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना, जो मैंने कल देखी, बारिश का मौसम है और जाहिर सी बात है हर कोई अपने रोज़गार के लिए बाहर निकलता है। किसी का दिल नहीं करता कि बाहर एक तूफ़ान आया और बाइक निकाले और उसके बाद वो उसको चलाना शुरू कर दे रोड पे। हर कोई अपने रोज़गार के लिए निकलता है। मैंने जो कल देखा वो ये कि गाड़ियों वालों की बेहिसी, कि बाइक वाला अगर जा रहा है उसको जाने दे दें। एक तूफ़ान है, इतनी मुश्किल में वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है, या किसी भी सिलसिले में कोई बाहर निकला हुआ है, आप एक सेफ स्पेस में बैठे हुए हैं, आप एक प्रोटेक्टेड जगह के अंदर बैठे हुए हैं, आपने अपना एसी भी ऑन किया हुआ है, आप अपना हीटर भी ऑन कर सकते हैं, आपके ऊपर बारिश के कतरे भी नहीं पड़ रहे, वाइपर से आपकी विंडो है वो बार बार क्लियर हो रही है। बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दूसरों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे हॉर्न देंगे, ऐसे कट लगाएंगे, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि वो 1 मिनट की दूरी जिससे आप अपने आप को भी रिस्क में डालते हैं, दूसरे की जान को भी रिस्क में डालते हैं,
उस 1 मिनट में आपने क्या कर लेना होता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है जो कि रोड पे जाके निकल रही होती है, या हमें समझ नहीं आ रही होती और हमें होता है कि अच्छा अगले को हम बाईपास कर सकते हैं इस तरीके से, अगले को हम वीक समझते हैं और अपने आप को हमने जहाँ पर हम सुपीरियर दिखा सकते हैं हमने दिखाना है कि भाई यू हैव अ बाइक एंड वी ओन अ कार, और उसके बाद आप ओवरटेक करते हुए गुजरेंगे और जगह नहीं देंगे किसी को। ये मुआशरे के तौर पे अगर हम देखें ना तो ये थोड़ी बेहिसी नज़र आती है जो नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ एहसास अपने अंदर रखें, कोई बात नहीं आप 1 मिनट लेट चलें, आप 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ हो नहीं जाएगा। और सिर्फ यही सिचुएशन हम गाहे बगाहे देखते हैं। सभी आपने तो कहा ना एज अ सोसाइटी एज अ नेशन ये हमारा रवैया, लेकिन मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा ये हमारी अपने अंदर पर्सनालिटी में इनबिल्ट होता है। ये जो तेजी होती है ना, अच्छा सिग्नल तोड़ देना, जल्दी में निकल जाना, एहसास ना करना आसपास के लोगों का, बस जल्दी है। हालांकि आप समटाइम्स वक्त पर निकले भी होते हैं घर से, बट स्टिल आप जल्दी में जा रहे होते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर होता है। प्लीज़ इस फ्लॉ को दुरुस्त करें। अच्छा, इसमें भी बस ये बात एक ऐड कर लेते हैं कि जब भी, जिस तरह से भी बाइक वालों का कहा कि उनका ख्याल रखना है, तो जब भी कहीं अपने घर के आसपास भी आप अगर देखें निकलते हैं, मस्जिद के आसपास से गुजर रहे होते हैं, नमाजी जा रहे थे, तो प्लीज़ वहाँ पे तो गाड़ी बाइक दोनों ही स्लो कर ले करें, छींटे पड़ते हैं तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ और, हमने कल ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं कि गाड़ियाँ बह रही थी। इसमें थोड़ी सी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी करना है। अगर आपको लगता है ना कि आगे पानी खड़ा है, आपको नहीं पता कि वो कितना डीप हो सकता है, वहाँ पे कोई गड़ा हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो मत जाएं वहाँ पर, रुक जाएं कुछ देर को, कोई और रास्ता अपना लें, लेकिन वहाँ से मत गुजरें। सबसे पहले अपने आप को महफूज मकाम पर लेकर जाएं, फिर किसी और के आपने सपोर्ट करनी होती है। एनीवेज जी, हमने इस पर बात तो किया, अल्लाह करे कि आगे सिचुएशन भी सही रहे, क्योंकि मौसम के अतबार से जब हम बात भी कर रहे हैं, अभी भी आज और कल के मुतालिक कहा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है, तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा जो पहला मौजू है ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। और ई कॉमर्स क्या सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, या कि वाकई इनकलाबी कदम है ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, अगर इसको समझें और देखें कि सिर्फ बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, पाकिस्तान में नौजवानों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, और किस किस डोमेन में किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और इस मौजू पे हम बात भी करेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं अच्छा डिग्री हमने कर ली है, या वी हैव अ स्किल, या वी हैव अ पैशन, वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू अर्न, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, या ई कॉमर्स में हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, शुरू कहाँ से करें। और सिर्फ एट द सेम टाइम रिस्क जो हम नहीं ले रहे होते ना, और हमें होता है लॉस हो जाएगा या क्या करें, तो आज जरा ये मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया जो कि माशाल्लाह कई सालों से पाकिस्तानी कॉमर्स इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना रास्ता बनाया, जिस तरीके से वो आगे बढ़े माशाल्लाह, तो हम जरा चाहेंगे उनकी गाइडेंस आप तक पहुंचाएं। शेख रुहेल ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ग्रेट टू हैव यू। थोड़ा सा अपनी जर्नी पे बात करें पहले कि आपने कब आगाज़ किया, ई कॉमर्स पे कदम कैसे रखा, बिकॉज आपने आई थिंक सोचा नहीं था ई कॉमर्स में आएंगे, योर डिग्री वाज डिफरेंट, बट आप इस तरफ आए। यस, एक्चुअली आई वाज इन मार्केटिंग एंड सेल्स बिफोर ई कॉमर्स। और जब 2018 में हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कुछ चीज़ है। कॉमर्स के बारे में तो सबको पता था, लेकिन ई कॉमर्स इज़ अ थिंग लोगों को कम पता था। अमेज़ॉन के बारे में सुना था और कुछ चीज़ें हमने सुनी भी थी। तो जब ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ ना, तो कोविड के अंदर लोगों को घर बैठ के जब चीज़ें पहुंचना शुरू हुई, उस वक्त ये थोड़ी सी ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया। तो मैं इसको 2018 से कर रहा हूँ। कोविड से पहले किया? कोविड से पहले स्टार्ट किया, जब स्ट्रगल का टाइम था, जब अभी पाकिस्तान के अंदर इसका चांस कम नज़र आ रहा था कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। तो कोविड में इस इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया, और इतना इवॉल्व किया कि पाकिस्तान की एक राइजिंग इंडस्ट्री बन गई। और यू कांट इमेजिन कि विद इन नो टाइम इन 2024 $5.2 बिलियन का टर्नओवर है ई कॉमर्स का 2024 के अंदर। $5.2 बिलियन। यस और पाकिस्तान का। और रिसर्च ये कहती है कि $6.2 बिलियन पे जाएगा 2029 तक, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 26 तक ये चला जाएगा। $6.2 बिलियन जल्दी चला जाएगा। जितनी जल्दी इसके अंदर काम हो रहा है, जितनी स्पीड से इसके ऊपर काम हो रहा है। और अभी कुछ चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, जैसे यूथ आजकल आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसमें यूथ को मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। ख़वातीन जैसे कि घर बैठ के भी अपनी चीज़ों को ई कॉमर्स के थ्रू मार्केट में सेल कर सकते हैं, और एक अच्छा हैंडसम जो है वो अर्निंग वहाँ से अर्न कर सकती हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि अब
उस तरह से ट्रेन हो के लोग जा रहे होते हैं इस फील्ड की तरफ? बिकॉज हमने देखा होता है अक्सर लोग ट्रेन नहीं होते हैं, एंड देन लॉस के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए या एक डर उनके अंदर बैठा हुआ होता है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, वो थ्रू आउट रहता है। देखिए एवरीथिंग टेक्स टाइम। जब ये स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहले ग्राइंडिंग होती है। अब उसमें बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, लेकिन वो लोग रहते हैं जो उसके अंदर चलना चाहते हैं। वो लोग, वो जो बिगिनर्स, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद वो एक्सपर्ट बनते हैं विद टाइम। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप रातों रात अमीर होने वाला फॉर्मूला कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा विजन है और अच्छी स्ट्रेटजी है। तो जो बात आप कर रही हैं कि आप ट्रेनिंग लेके आएँ, आप यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेंगे वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर किताबों की ट्रेनिंग और वो सारा कोर्सेज और वो सारा, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। रातों रात अमीर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। ये आज हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे आप रातों रात अमीर कैसे हो सकते हैं। हम क्यों नहीं हो रहे अमीर फिर सभी? क्योंकि हम नहीं कर रहे वो जो वो कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों नहीं अच्छा, कर इसका रहे? मतलब ये है कि आप भी बड़े अमीर हैं, ऐसा ही है? कितना अर्सा आपको भी हो गया? मैं हमेशा ये बात करता हूँ। लेकिन आपने कहा कि आपको टाइम लगा था, तो इसका मतलब आप रातों रात बिल्कुल। मेरी जो रात थी वो 10 साल की थी। तो चंद सालों में अमीर हो चंद जाएंगे, सालों हम की वो रात रख होती है, लेते हैं। उसमें आप कि अमीर जब हो मैंने जाएंगे। बात की ना, हम क्यों नहीं हो रहे क्योंकि हम नहीं कर रहे, वेरी राइटली Yeah. सेड, कि बहुत से लोग जो कहते हैं अच्छा हम क्यों नहीं हो रहे क्योंकि आप स्टेप नहीं ले रहे। आपने 3 पॉइंट्स पे जो बात की ना, प्रोडक्ट, विजन एंड स्ट्रेटजी, चूंकि हम अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर रहे होते, समटाइम्स विजन का मसला होता है, फिर स्ट्रेटजी हमारी फेल हो जाती है बिकॉज हमने दुरुस्त स्ट्रेटजी अपनाई नहीं होती। सो इन तीनों को जरा एलैबोरेट करें। राइट प्रोडक्ट से क्या मुराद होती है? देखिए सबसे पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए। चीज़ें स्टार्ट होती हैं विजन से। सही बात है कि आप जो करना चाह रहे हैं क्या उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको ये देखना है कि जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं, जिस माशरे के अंदर आप काम करें, उस माशरे के अंदर आपका क्या इम्पैक्ट है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो पीपल विल एक्सेप्ट दैट, पीपल विल अप्रिशिएट यू कि आपने कोई अच्छा काम किया। सही। उसके बाद प्रोडक्ट शुरू होती है कि किस प्रोडक्ट के थ्रू, किस सर्विस के थ्रू आपको वो सारा काम करना है। तो विजन इज एवरीथिंग। आपका विजन बड़ा पॉजिटिव और क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और उसके बाद आएगा कैसे करना है, वो तो बाद की बात है, लेकिन करना क्या है और पहुंचना कहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ जब भी कोई काम करें, आज का जो टॉपिक है इसके थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ यूथ को, जो जब भी कोई काम करें, जब अपना विजन बनाएं तो ये ज़हन में रखें कि आपका उस आपके काम से सोसाइटी पे का इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान को पॉजिटिव इम्पैक्ट की जरूरत है। हमारे मुल्क को इस वक्त राइज करने के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट की जरूरत है। और इसमें रोहिल भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा ना कि सोसाइटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चूंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से, अभी थोड़ी अवेयरनेस आई है, बट स्टिल जब मैं देखता हूँ ना कि वो लोग वो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम, मतलब क्योंकि वो शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिकती है। ये एक इशू है कि हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए शायद सिर्फ ना देखते हैं कि अच्छा बस वो लोगों को हमने अट्रैक्ट करना है इस प्रोडक्ट की तरफ। हम जीपी और नेट प्रॉफिट के ऊपर गेम कर रहे होते हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट आपने ऊपर लेके जाना है, जो आपने सोसाइटी को देना है, दैट इज समथिंग एल्स। जो आपने बात की उसमें हमारा भी कसूर है, हमारी ऑडियंस का भी कसूर है। हमें हर चीज़ रातों रात चाहिए, रंग गोरा भी हमने 3 दिन में करना है। सही बात। ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स मार्केट की स्टडीज़ के बाद, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद डिसाइड किए जाते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं, अब ये जिस तरह शुएब ने बात की, अब डिमांड तो है इस चीज़ की। आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया और उसके बाद बैशिंग भी हो रही होती है, लेकिन लोग ख़रीद भी रहे होते हैं। स्टिल इसमें मोटिवेशन लेवल भी हाई रखना होता है थ्रू आउट। तो क्या हमें यही देखना है कि लोगों, जो आप कह रहे हैं आप सोसाइटी में ये कंट्रीब्यूट करें, मुझे नहीं लगता कि रंग गोरा करने वाली क्रीम सोसाइटी में कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रही है। यही तो मेरा पॉइंट था ना, यही तो मेरा पॉइंट था कि आप ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च क्यों करते हैं। देखा जाए तो अच्छा कंट्रीब्यूशन है, आपको अच्छे खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं। इससे स्किन डैमेज भी तो होती है। अरे रंग गोरा का लेकिन वो खूबसूरती से नीड है ना, ताल्लुक नहीं नीड है ना, नीड है। लोगों को ये लगता है, जो आपने बात की है कि रंग गोरे का खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है। ये परसेप्शन गलत है कि ये ताल्लुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो नीड एक्चुअली। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाती है, स्टडी की जाती है कि यार मार्केट की नीड क्या है। अब मार्केट को आप हेल्थ केयर के मैं बात करता हूँ, जो मेरा हेल्थ केयर से ताल्लुक है। हेल्थ केयर के अंदर जब कोई अम्मी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है ना, उसको बुखार होता है, वो ये नहीं कहती कि सेफ मेडिसिन है, वो कहती है इंजेक्शन लगा दें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। हम सब्र नहीं करते, प्रॉब्लम यहाँ आता है। तो जो हम विजन की बात करें, तो विजन आपने भी जो बात की है कि चीज़ें किस तरह से आगे चलती हैं, ये आपके विजन पे डिपेंड कर रहा होता है। क्लियरली आपके विजन पे डिपेंड कर रहा होता है। प्रोडक्ट बाद में आता है। वेरी ट्रू। प्रोडक्ट बाद में आता है। और जब प्रोडक्ट एंटर करता है, उस वक्त आप ये देखते हैं कि इसकी मार्केट में नीड है। एक चीज़ नीड है, अगर नहीं है, नीड कैसे क्रिएट की जा सकती है, अगर वो समझ आ रहा है कि नहीं क्रिएट की जा सकती, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट
पकड़ और लो। आप स्विच करते हैं बार बार प्रोडक्ट्स को, आप ऐड करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन थिंग Yes, that's the ई main कॉमर्स thing, के अंदर। yes. तो जब अगर ऐसा प्रोडक्ट आपने बना लिया है, ऐसा प्रोडक्ट आपने बना लिया, आपको लगता है कि इम्पैक्ट रखेगा, तो उसकी अवेयरनेस फिर आपको क्रिएट करनी है, वहां पर स्ट्रेटेजी काम करती है। और फिर उस प्रोडक्ट को वाकई एक ब्रांड तक पहुंचाना, Yes. ये भी आपके विजन के थ्रू होता है, Yes, स्ट्रेटजी के थ्रू। अच्छा, और दूसरा लोग जो मैं देखा बैशिंग कर रहे होते हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करते हैं, वो देखें प्रोडक्ट तभी लॉन्च हो रहे हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और नीड है ना आप उसकी। उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, शुएब का नीड नहीं भी होती, ऐसी नीड क्रिएट कर दी जाती है ना, जो आपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात की, इस तरह के प्रोडक्ट, तो वो आप ना खरीदें। आप नहीं खरीदेंगे तो लाने वाले मार्केट में और कोई अच्छी चीज़ लाएंगे जिसकी डिमांड होगी। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अच्छा, चूंकि आप तो आप वेलनेस इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक, जिस तरह आपने बात भी की, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, शहरी इलाकों में और देही इलाकों में, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, कि इक्वली पेनिट्रेट कर चुकी है या कि नहीं, अभी हमें देही इलाकों में ज़्यादा पेनिट्रेट करना है उसको? शुएब भाई थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि ये राइट टाइम है ई कॉमर्स में जंप इन करने का। अच्छा। क्योंकि इसकी बहुत स्पीड से इवॉल्व हो रही है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जो आप बात कर रहे हैं ना देही इलाकों की और शहरी इलाकों की, अभी वो फ़र्क रह नहीं गया, क्योंकि हर घर में इंटरनेट है। सही बात है। हर घर में इंटरनेट है, और जो आपके बेसिक इसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, सेकंड कनेक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स। यस, वो भी आई थिंक काफी वो भी हद तक हर हल घर हुआ में, है, हर घर तक पहुंचा हुआ है। तो अभी हर बंदा कर सकता है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि जो रुझान है शहरों में ज़्यादा है या देहातों में ज़्यादा है, तो शहरों में काफ़ी ज़्यादा रुझान है। लेकिन छोटे शहरों के अंदर और भी ज़्यादा रुझान है। अच्छा। यस, छोटे शहरों के अंदर जो छोटे शहरों के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, जब इंटरनेट नहीं आया तो पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया गया। सही बात। हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं, आपको पता है। तो अब ई कॉमर्स के अंदर भी बड़े सारे ऐसे ब्लंडर्स किए जा रहे हैं कि हम लोग अपने मेहनत नहीं करते, हम लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं डेवलप करते। आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मैं उसे कॉपी करूंगा और बेचना शुरू कर दूंगा। ये भी ई कॉमर्स ही है, लेकिन आपको एथिकल और मॉरल वैल्यूज का ख्याल रखना है, आपको उनको साथ लेकर चलना है। आपको मॉरल वैल्यू के साथ अपने काम को, जितनी एनर्जी हम कॉपी करने में लगा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लें। हाँ बिल्कुल, जो इनोवेटर है एक्चुअली उसको अपने आप से एक स्टेप अहेड चलना पड़ता है। जब आप कॉपी कर रहे हैं, आपने ब्लैक पहना, मैं ब्लू पहन लूंगा, कॉपी हो गई, काम खत्म, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा है। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट या एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि देखें, जब ख़रीदने वाला बायर को एक जगह पर चीज़ सस्ती मिलेगी उसी तरह की, तो फिर वो क्यों जाएगा एक महंगे प्रोडक्ट की तरफ? ये भी तो एक पॉइंट है। बिकॉज हमने देखा, जैसे कपड़ों की बात की जाए, एक ब्रांड ने एक सूट लॉन्च कर दिया, दूसरे बंदे ने उसका रेप्लिका बना दिया। अब वो तकरीबन मिलता जुलता है, दोनों जगहों पे दोनों ड्रेसेस किसी ने पहने हुए हैं, उसमें कोई 19-20 का फ़र्क होगा जो नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो बायर है वो सस्ते प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। सो ये भी कोई एक अच्छा आइडिया नहीं है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि ठीक है, आप लोगों को रेप्लिका प्रोवाइड कर रहे हैं कम कीमत के अंदर, तो ये भी तो एक अच्छा बिजनेस है। देखिए, अगर तो इसको एथिकली देखा जाए तो इट्स गुड एनफ। लेकिन मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा अपने आप से। मुझे आज आपने बुलाया एज ए ई कॉमर्स एक्सपर्ट, तो वो मैं ऐसे नहीं बना। एक पूरा एक उसका जर्नी है, और उसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलप किया, ब्रांड डेवलप किया, और उसके बाद चीज़ नहीं आता कहीं। हमारा ब्रांड है जो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 3 साल से हमने प्रॉपर उसकी मार्केटिंग की, स्टार्ट की सारा सुकून के नाम से। तो जब हमने उसको लॉन्च किया मार्केट के अंदर, तो हमारा एक प्रोडक्ट बहुत हिट हो गया, अब हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं ड्रैप रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के साथ, ISO के साथ, और सारा कुछ। अब वहाँ पर उसकी कॉपीज आनी शुरू हुई, कॉपीज आई, वो क्या हो रहा है, किसी के घर में बन रहा है, किसी की दुकान पे बन रहा है, किसी के, वो सारे जो एस्पेक्ट्स आप बता रही हैं ना, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। एंड देन दोस प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू योर हेल्थ। या बिल्कुल। जब आप यहाँ पर ऑडियंस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एक प्रोडक्ट आपकी प्राइस है 2000 रुपीज, आप वही प्रोडक्ट 1000 रुपीज के अंदर ले रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि इसके अंदर क्या इम्पैक्ट होगा। ये ऑडियंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब ड्रेसेस की बात करें या जो भी आप रेप्लिकास खरीदते हैं, आप क्वालिटी वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ती है। अब एक चीज़ अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस के अंदर जा रही है आपकी, तो अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी के ऊपर बात की जाती है। तो मैंने बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो रियल टाइम एग्जांपल है। तो ये इशू है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमें अच्छी चीज कम पैसों में मिल जाए तो दैट इज गुड, लेकिन अच्छी चीज की चीप कॉपी, अच्छी चीज मिले कम पैसों में तब तो ठीक है, लेकिन चीप कॉपी कुछ और ही मिले तो फिर बेहतर है कि अच्छा, अभी जो हमने कुछ ब्रांड्स का देखा है, वो ये भी करते हैं कि एक जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना, कि अगर तो प्राइस इसकी बहुत हाई है तो ब्रांड का एक प्रॉपर इमेज है कि ये तो बड़ा महंगा ब्रांड है,
नए आने वाले ब्रांड्स में देख रही होती हूँ कि प्रोडक्ट उनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन एक आम सा प्रोडक्ट 26,000, 30,000, 35,000, 40,000 उससे उन्होंने उसको स्टार्ट किया हुआ होता है, ताकि हमारा एक इमेज बन जाए, एक परसेप्शन अच्छी हो जाए कि क्योंकि महंगे जितने ब्रांड्स हैं वो सारे ब्रांड्स एलीट ब्रांड समझे जाते हैं। तो इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? नहीं, ये स्ट्रेटजी नहीं है एक्चुअली। देयर आर लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन ब्रांड्स। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स। जब वो ब्रांड कहीं से जो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो बनने की इतनी कॉस्ट नहीं है जितनी उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, जितना उसे मार्केट में लोगों तक पहुंचाने की कॉस्ट है। वो अल्टीमेटली वो ऐड करते 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 जब अपना प्रॉफिट भी ऐड करते हैं तो चीज़ें हायर साइड पे चली और जाती शायद हैं। एक ब्रांड ने अपनी कॉस्ट भी रखी होती है कि क्योंकि ब्रांड है, नाम हाँ, है। ये रॉयल्टी तो होती है। आपने अभी देखा है रिसेंटली आपने रिसेंटली देखा कि जब चाइना अमेरिका वॉर का एक सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने जितने भी आपके ब्रांड्स थे वो चाइना ने $100 में बेचने शुरू कर दिए, जो वहाँ पे $19,000 और $20,000 के अंदर बिक रहे थे। अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर चीज़ $100 में बिक रही है, अब उसके ऊपर इम्पैक्ट्स हैं आपके जो भी उसको सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं और ओवरऑल टैक्सेस और सारी चीज़ें जब उसके अंदर इंक्लूड होती हैं तो चीज़ें कहीं और चली जाती हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है एक्चुअली। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अब जरूर चाहूँगा वेलनेस इंडस्ट्री जो कि आपका उससे ताल्लुक भी है, स्कोप कितना देखते हैं? अगर कोई इस वक्त ई कॉमर्स में वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहे और इसके ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहे तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द स्कोप ऑफ दैट? वेलनेस अभी पाकिस्तान में ये भी इवॉल्व कर रहा है, ओके, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट नया। जब एक्सप्लेन भी कीजिएगा इसको Yes, हमारे नाज़रीन yes. के लिए। हाँ। जब किसी भी जगह पर कोई नई चीज़ आती है उसको टाइम लगता है इवॉल्व करने में, फिर वहाँ पे एक्सपीरियंसेस भी किए जाते हैं। फिर ऐसे लोग भी आते हैं जो पैसे कमाने के लिए एक्सपीरियंसेस करते हैं, सही। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो वेलनेस इज एक्चुअली डेली वेलबींग। आपको अपनी डेली वेलबींग को इम्प्रूव करना है थ्रू ऑर्गेनिक, थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक। थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योर डाइट एंड थ्रू योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक्चुअली। ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर अभी जो वेलनेस के ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन इस वक्त स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं समझता हूँ कि अगर ई कॉमर्स के अंदर आपने जंप इन करना है तो वेलनेस इज़ अ गुड इंडस्ट्री जिसमें आप आराम से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ के साथ आपको वो अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग रख के चलना पड़ेगा, फिर ही सक्सेस मिलेगी। कंपेटिटर आएंगे आपके ज़्यादा फिर? सर आएँ, बिल्कुल। हम इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करें कि हमारी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कंपेटिटर्स आएँ। जो जोर हमें अवेयरनेस के ऊपर लगाना पड़ा है वो हम मिल के लगाएंगे। वेरी ट्रू। अभी मेरा जोर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि हम वी आर वन एंड ओनली इन दैट इंडस्ट्री, इन आवर सेगमेंट। तो अगर कोई आएगा तो वो आकर क्लेम करेगा कि मेरा प्रोडक्ट इनसे अच्छा है, और एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट हेल्दी कंपटीशन चलेगा। ताकि उससे कोई क्या होगा, ज्यादा अच्छा काम करें सब मिलके। उससे क्या होगा, जिस ऑडियंस के पास मैं नहीं पहुंच सका वो पहुंचेंगे, यस, वो लेकर आएंगे। वो फिर टाइम विल प्रूव हु इज बेस्ट। तो ये अल्टीमेटली ऑल्सो देखिए ये कितनी अच्छी सोच है कि एक हेल्दी कंपटीशन पे बिलीव करना, एट द सेम टाइम जिन ऑडियंस तक वो नहीं पहुंच पा रहे वहां तक वो लोग पहुंच सकेंगे। बिकॉज देखिए शुरू में ही जो स्टार्ट में हमने यही बात की है कि किस तरीके से हमने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। कोई भी आप बिजनेस शुरू करें, आप एथिकल वैल्यूज़ को तो ज़ाहिर है सामने रखेंगे, बट एट द सेम टाइम हमने सोसाइटी को मद्देनजर रखना है कि हमने सोसाइटी को फ़ायदा देना है। जब आप फ़ायदे की तरफ जा रहे होते हैं, आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अच्छा रोहित भाई, आप ये बताएं कि कौन, यानी एज ब्रैकेट अगर थोड़ा डिफाइन करके, अच्छा ये अगर एज ब्रैकेट के हमें लोग इस वक्त सुन रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा इसमें स्कोप है, ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी अगर वो पढ़ रहे हैं उसके साथ स्टार्ट कर दें, डिग्री कर ले तो स्टार्ट कर दें, इसको प्लीज़ लास्टली कीजिएगा elaborate। अच्छा, ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें एज बैरियर नहीं है। ओके, आप 10 ईयर्स के आप कर सकते हैं, ठीक आप है। 90 ईयर्स के आप कर Okay. सकते हैं, इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। हम इसी चीज़ को चूँकि हमारा विजन है वी चेंज लाइव्स, हम सुकून से इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि वी चेंज लाइव्स। अब हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लाहौर के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, इसके अंदर स्कूल्स के बच्चे आकर अपना स्टार्टअप्स प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आकर अपना स्टार्टअप प्रेजेंट करेंगे। Okay. मैं बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ एज ए जज, एज ए पैनलिस्ट, एज ए स्पीकर। वहाँ पर देखता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अपना स्टार्टअप प्रेजेंट करें। Okay. और वो कुछ ई कॉमर्स के ऊपर हैं और कुछ फिजिकल स्टोर्स के ऊपर हैं। Right. लेकिन हम क्या करें कि हम कह रहे हैं कि इसके जो बच्चे जिनको चांसेस नहीं दिए जा रहे वो लोग इस चीज़ के ऊपर आए। तो जैसे मैंने मेंशन किया 10 ईयर्स टू 100 ईयर्स सही है। आप कर सकते हैं। आपकी पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट डाटा साइंटिस्ट 12 साल की है, यस, ठीक है। तो इस तरह से अरफा करीम आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो उन बच्चों के पास जिनके पास टैलेंट है, जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, एज डजंट मैटर। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 110 साल के होकर भी ई कॉमर्स करें यस, और बहुत सारे ऐसे काम करें। आप सेंट्रल एशिया में जाएं,
तो 80 ईयर्स के लोग ऐसा काम करें जो मैं और आप भी नहीं करते यहाँ। हमारे वाले दवाइयाँ खा रहे हैं हाँ डायबिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, चीज़ें उसके अंदर थोड़ी वही। चेंज है, बाकी हमें लगता है 40 के बाद हम बुढ़े हो गए बस। हाँ, तो यहाँ पर ये बात दुरुस्त है कि आप एज को छोड़ें। अगर आप नहीं कमा रहे तो गलती आप खुद कर रहे हैं। आप विजन अपना मैच्योर करें, राइट प्रोडक्ट हंट करें एंड स्ट्रेटजी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें। व्हेन यू लर्न यू विल ग्रो, यू विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ और आप ग्रो करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। रोहेल भाई बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, इट वाज गुड हैविंग यू। बड़ा ज़बरदस्त काम माशाल्लाह आप करें, जिस तरह से अल्लाह ने आपको तरक्की दी है, इज्जत दी है, इस तरह से आप और आगे जाएं। हमारी दुआएं आपके साथ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वक्त जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें तो उनके लिए ये सेगमेंट आज बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन, उसके इनिशिएटिव्स के हवाले से कि किस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या विजन सेट किया गया है, किस तरह से किन गोल्स को अचीव किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात आपके माइंड में भी होते हैं और एक जो गैप होता है कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, HEC के साथ कैसे रब्ता करें। वैसे तो ऑब्वियसली वेबसाइट भी है एंड बहुत सारी और कम्युनिकेशन के एक तरह से मीडियम मौजूद हैं और ऑब्वियसली उसमें आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे इलाके में कि आप खुद विजिट नहीं कर सकते तो आज हमने HEC को यहाँ पर बुला लिया। एब्सोल्युटली, हम चेयरमैन HEC से बात भी करेंगे इससे मुतालिक डॉक्टर मुख्तार अहमद से, लेकिन जो हमें HEC से मुतालिक आज बात करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है HEC का विजन 2047। इसमें कैसे क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ही इज़ ऑन द मिशन ऑफ दैट। प्लस टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है और इसके साथ ख़वातीन की शमूलियत। और लास्ट जो पॉइंट है वो है $400 मिलियन के तालीमी मंसूबे एंड सो मेनी अदर पॉइंटर्स एज वेल, जिस पर हमें बात करें। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब चेयरमैन HEC आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम सर बहुत शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट विद दिस विजन थिंग। HEC का विजन 2047 ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया PTV होम का जी और आपका भी। बेसिकली हम जब तक आप प्लान नहीं करते तो पता नहीं होता कहाँ जाना है। ट्रू, लाइटर नोट कहते हैं ना कि पता होना चाहिए बारात जानी कितने। सही बात है। तो हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ 5 ईयर प्लान बनते गए, अमल भी हुआ, किस पे अमल नहीं हुआ। हम एक स्टेज पे इतने अच्छे थे कि लोग हमारे प्लान लेके जाते थे। एनीवे, हमारे एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन के ऊपर VN 2010 बना, फिर 2030 बना, फिर एक स्टेज पे 2025 बना। तो हम भी बीइंग द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर, हमने भी उसी के लाइन अपने VN साथ बनाए और उस पर अमल भी करने की कोशिश की। हमारा HEC के अपने 5 ईयर प्लान बनते थे, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। उसके तहत भी प्लान किया जाता था, स्टेक होल्डर से इनपुट ली जाती थी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को देखा जाता था और वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के हम आगे चलते। तो फिर अभी जब हमने दोबारा VN 2025 का जो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हुआ जो प्लान हुआ था, तो नेचुरली फिर हमने सोचा कि ये 5-5 साल के 10 साल के VN शायद नहीं है, तो कम से कम ख्वाब तो बड़ा देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान जी। तो हमने VN नेक्स्ट 50 ईयर का VN के प्लान में सोचा और उसी दौरान हमें गवर्नमेंट से पता चला कि गवर्नमेंट पाकिस्तान इज़ आल्सो वर्किंग टू गो फॉर VN 2047 बेसिकली, ताकि वो जो 100 साल सेलिब्रेशन होगी पाकिस्तान के बनने की, उसकी कम से कम उस वक्त कहाँ पहुँचना है हमें ज़रा उसके लिए मिल के कोशिश करनी चाहिए। तो हमने भी उसकी तरफ शिफ्ट किया और आजकल उस पर काम हो रहा है। बेसिकली VN 27 की जो डायरेक्शन है वो ये होगी कि आने वाले दिनों पे नेक्स्ट 50 ईयर में या नेक्स्ट 100 ईयर में वेयर आर वी हेडिंग, और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दुनिया में, उसके मुताबिक अब वो वक्त नहीं रहा कि 100 साल बाद कोई चीज़ नहीं आएगी। अब तो दिनों में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हफ्तों में चेंज हो रही है, महीनों में चेंज हो रही है, नए बज़ वर्ड आ रहे हैं। तो उसके लिए तो लीप स्टार्ट और हर वक्त एक्टिव होकर हमें मूव करना है। नेचुरली जो ये प्लान बनते हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं, इसको स्ट्रेटेजिक प्लान भी कहते हैं कि वैसे जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होती है तो आप रीएडजस्ट करते हो। ये नहीं है कि अब ये बन गया तो बस उसके नेचुरली जब चेंज करनी है तो उसके पीछे कुछ स्ट्रांग लॉजिक होनी चाहिए। तो उसी लिहाज से तो मकसद ये है कि तालीम की अहमियत क्या है और तालीम क्यों ज़रूरी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और हमें तो मुसलमानों को पहला लेसन ही इकरा बेस में रब्बिकल लज़ी आया था जी। तो उसके हवाले से और आने वाले वक्तों पे उसकी जो
चेंज हो रही है, किस तरह डिलीवरी मैकेनिज़्म चेंज हो रहे हैं, उसके लिए टूल चेंज हो रहे हैं, उसको इनलाइन करने के लिए, और पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, क्योंकि तालीम जो ख़ासकर हायर एजुकेशन होती है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सोशल इशू, अपने मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करे और उनके लिए सोलूशन लेके आए, और ना सिर्फ सोलूशन लाए बल्कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज में, इनोवेशन में अपना पार्ट प्ले कर सके। तो दीज आर व्यू बेसिक इंग्रेडिएंट के जिसके बेस पे अभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन और दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो मॉडल हैं, जो उनके डायरेक्शन है, किस तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए हम अपने वाइस चांसलर्स को और अपने जो एजुकेशन के अंदर लीडर्स हैं उनको एक्सपोजर भी देते हैं, बाहर भी भेजते हैं, दुनिया के साथ मुख्तलिफ ममालिक से इंटरेक्शन भी कराते हैं, क्योंकि हम साइलों में तो नहीं रह सकते ना। तो सबके साथ मिल के उस तरफ चलना है जो बेहतर डायरेक्शन है, और फिर उसको इनलाइन करना है अपने कौमी जो मसाइल हैं, वसाइल हैं, उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक। अब अच्छा, ऐसे में क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ लेकर जाना वेरी गुड स्लोगन भी है मेरा ख्याल है, और आपका एक सवाल भी बड़ा अच्छा है। देखें, जब शुरू हुआ HEC, वो यूज़ टू बी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, में बड़े हर शो में ये बताता हूँ कि 2002 में जब HEC बना तो उस वक्त हमारे पास एक लिमिटेड इंस्टीट्यूशन थे, 51 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, पब्लिक एंड प्राइवेट, बड़ी कम एक्सेस रेट थी, 2.1% थी। फैकल्टी हमारे पास नॉन PhD ढेर सारी थी, और जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज का कंसेप्ट आता है वो भी टोटल 850 पेपर पब्लिश होते थे पाकिस्तान में। और जो ख़ासकर जो जेंडर पैरिटी है, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कि हमारे पास यंग लोग, बच्चे बच्चियाँ माशाल्लाह 150 मिलियन के करीब बच्चे बच्चियाँ, ये बड़ा गोल्ड माइन में इसको कहता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटियों में बच्चियों की तादाद बहुत कम होती थी, 32% हार्डली, 68% मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन में हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन होती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 साल 24 साल का जो सफ़र कटा है उसमें हमने नंबर में बड़ा कमाल किया। हमारी यूनिवर्सिटी 273 होगी पाकिस्तान में, 273 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास, 162 पब्लिक सेक्टर की हैं और 111 जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। इसके अलावा कुछ 4000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन दी जाती है, बट स्टिल वी आर टचिंग द हार्डली 13% ऑफ टर्शियरी एजुकेशन एक्सेस रेट। इंडिया हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, तो लॉन्ग वे, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पाकिस्तान का स्प्रेड भी काफ़ी है, और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो उसके हार्डवेयर है ना बेसिकली, और वो चाहिए, जो फैकल्टी है और एक रिसोर्सेज है वो चाहिए। तो उसके लिए वी हैव टू गो इंक्रीमेंटल। अच्छा, लेकिन जो अच्छी बात हुई कि हमारी बच्चियों की एजुकेशन में बच्चियों ने बहुत कमाल किया, और गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव यही थे, जितने स्कॉलरशिप हमारे चलते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि 50% बच्चियों को ऑप्शन दी जाए, क्योंकि दे आर लेफ्ट बिहाइंड, दे वर लेफ्ट बिहाइंड, अभी नहीं आनी मोर, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमारी यूनिवर्सिटियों में इस वक्त 48 to 52% रेशो आ गई, ऑलमोस्ट देयर। आई थिंक दुनिया में इट माइट बी ए केस स्टडी कि कितनी स्पीड से आपने टर्न अराउंड किया और एक्विटी को भी एड्रेस किया। अच्छा, नंबर भी बड़ा, तालीम में एक्विटी भी आ गई, जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज के लिए पब्लिकेशन होती है ना वो भी बढ़ गई, और आपको जान के खुशी होगी कि हमने वी आर टचिंग 40,000 पब्लिकेशन पर ईयर फ्रॉम पाकिस्तान, और हमें फास्ट डेल्टा जो ग्रोइंग जो होता है ना वो पाकिस्तान इस रीजन में सबसे आगे था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब हम इसका फ़ायदा देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में। जैसे आपने कहा ना, फॉर क्वांटिटी टू क्वालिटी, नेचुरली मैं शुरू से कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि मुझे को पूछे कि हायर एजुकेशन के सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं, तो मैं कहूँगा गवर्नेंस एंड क्वालिटी। Of course, finances are also an issue, but that is on 3rd or 4th level. तो क्वालिटी इज़ अ मेजर चैलेंज, और उसके लिए बहुत हमने काम किया। हमने इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंटिन्यू शुरू से इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नया सिस्टम हम थ्रू ब्रिटिश काउंसिल, हमने UK सिस्टम जो देखा उसके अंदर क्वालिटी के बहुत अच्छे उन्होंने पैरामीटर बनाए, तो 16 पैरामीटर पे हमने मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए वो मॉडल अडॉप्ट कर लिया, 2023 में इम्प्लीमेंट कर दिया, और यूनिवर्सिटियों में इस वक्त इम्प्लीमेंटेड। अब उसका ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, तो वो भी हम शुरू करने लगे। तो क्वांटिटी से क्वालिटी, यस, दैट इज़ द नेक्स्ट जो बज़ वर्ड है हमारे सेक्टर की। तीसरा जो है वो पहले था पब्लिकेशन करो, इम्पैक्ट पेपर पब्लिश करो, तो अब हमने स्लोगन चेंज किया है पिछले 10 साल से कि फ्रॉम इम्पैक्ट फैक्टर टू इम्पैक्ट। वो रिसर्च, वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज जिसका बनी नो इंसानियत को फ़ायदा नहीं है, वो बेकार है।
तो इस वक्त हम अपने रिसर्चर को, एजुकेशनर्स को, स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर के साथ यूनिवर्सिटी को हम ये पुश कर रहे हैं कि आप उस रिसर्च की तरफ आएँ जिसका फ़ायदा मीनिंगफुल, पर्पसफुल, मीनिंगफुल हो, जिसका सोसाइटी को फ़ायदा हो। उसमें क्रिएशन ऑफ नॉलेज के साथ साथ आपका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, मसले हल होने चाहिए। तो इसी वजह से हमने जो प्रमोशन ऑफ रिसर्च के लिए फंडिंग करते हैं, पहले ओपन एंडेड था, जिसने जो प्रोजेक्ट दिया अच्छा है तो कंपेटिटिव वे में उसको रिव्यू किया जाता था और फिर उसको अवार्ड कर दिया। अब हमने 70% रिसर्च को शिफ्ट कर दिया है टूवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, कि वो रिसर्च ज़्यादा हम फंड करेंगे जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल होगी और जो लोकल प्रॉब्लम लेके आएंगे। अगर कहीं पे लेट्स सी इस वक्त जो बड़े बड़े इश्यूज हमारे पास हैं, ड्राउट का इशू है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, देखें कितनी बारिशों से क्या फ्लड आ रहा है, तो इस पे क्या करना चाहिए। पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग इज चेंजिंग, क्लाइमेट चेंज होने से वजह से जहाँ बहुत अच्छी काटन होती थी वहाँ अब काटन नहीं उग रही, तो इसका मतलब है कि शिफ्ट हो गया, तो आपको पर्सियन एग्रीकल्चर की तरफ आना पड़ेगा। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं, आपने देखा अभी आप पहले प्रोग्राम में भी कोविड से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो कोविड का आया तो पीपल वर नॉट रेडी, नॉट ओनली कंट्री लाइक पाकिस्तान, इवन द वेल डेवलप्ड सोसाइटी दे फेस द लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उस पे हमें इशू करना है। फिर हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर टेररिज्म की बात है, हमारे इंटरफेथ हार्मनी की बात है, तो बहुत सारे सोशल इशू, साइंटिफिक इशू, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई और नहीं आएगा हमारे मसले हल करने में, खुद करना है। हमें खुद ही हल करने हैं। और ये अच्छी बात है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, विजन सेट कर दिया गया और इसके लिहाज से क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी देखा जा रहा है। वी आर जस्ट फोकसिंग नाउ ऑन क्वालिटी। और हम तो ये भी दो कि हमें बहुत से इंस्टीट्यूशन की और ज़रूरत है, लेकिन अनलेस वी हैव रिसोर्सेज वी शुड नॉट ओपन इट। हमने गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट की है कि नई यूनिवर्सिटियाँ ना बनाएं इतनी। तो प्राइवेट सेक्टर, अगर रियल प्राइवेट सेक्टर जो वाकई एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लाएं। गवर्नमेंट उस वक्त जो यूनिवर्सिटी कोई भी अनाउंस करे जब जिसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हों और उसका सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस के सस्टेनेबल मॉडल किसी यूनिवर्सिटी को होना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना फिर वो इश्यूज आ जाते हैं, अच्छा सैलरीज के इशूज। हाँ बिल्कुल सही है, ब्रिक्स एंड मार्टर। और बाय द वे जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने शुरू में कहा कि उस पर क्या कर रहे हैं, तो वो भी मैं उस पर बताऊँगा। अब आपके पास बिल्डिंगों की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि मुझे तो फिक्र है, मैं गवर्नमेंट के जिन लोगों साथियों से बात करता हूँ उनसे कहता हूँ ये जो इतने इतने बड़े 50-50 एकड़ पे, इतने 100 एकड़ पे हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुई हैं, तो फ्यूचर में इनकी यूटिलाइजेशन क्या होगी? क्योंकि नाउ योर मोबाइल इज़ गोइंग टू बी योर यूनिवर्सिटी, इट इज़ गोइंग टू बी योर इंस्ट्रक्टर, योर लैब एंड एवरीथिंग विल बी देयर। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से चेंज हो रही है, जो AI का बज़वर्ड आया हुआ है, ये तो हर चीज़ चेंज कर देगी, तो उसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे में जिस तरह आपने फैकल्टी की बात की और जब हम क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कितना काम हो रहा है अभी भी, कितना आपने चेंज देखा भी है, उस हवाले से क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते देखें, हुए? दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नो डाउट के एक्सपीरियंस मैटर, और दुनिया में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का भी एक टाइटल है जो चलता है। हमने पाकिस्तान में भी उसको अडॉप्ट किया है अभी रिसेंटली, कि एक अच्छा किसी ने 50-60 साल का एक्सपीरियंस है, उसने PhD नहीं किया तो नहीं, उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ले आएँ, उनसे फ़ायदा उठाएं, बच्चों को बताएं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएं, प्रैक्टिकल दिखाएं। लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दुनिया का, स्पेशली जो US और उस तरफ का हमने मॉडल लिया हुआ है, उसमें अनलेस यू आर PhD यू कैन नॉट टीच इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। हमने पूरी कोशिश की पिछले 24 साल के अंदर, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पोस्ट डॉक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मुख्तलिफ़ किस्म के। तो उन स्कॉलरशिप में हमारा मेन फोकस जो रहा वो यही रहा कि हम अपनी फैकल्टी को PhD करवाएं और उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन से वो इन एरिया में अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आएँ जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग वापस आए, बट स्टिल एज ऑफ टुडे हार्डली 28%, मैक्स 30% हमारी फैकल्टी जो होगी वो PhD है, बाकी नॉन PhD है। स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। और जिस स्पीड से हमारे यूनिवर्सिटियाँ अदारे बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से हमें PhD की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह PhD का अच्छा नंबर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन देयर इज़ ए बिग चैलेंज ऑफ क्वालिटी टू अस बेसिकली। उसमें यूनिवर्सिटियों में जो लोकल यूनिवर्सिटियों के वो PhD हैं, मैं जेनेरिक बात नहीं करूँगा, बहुत अच्छे अदारे भी हैं, लेकिन कुछ कमज़ोर अदारे भी हैं, और उनसे मेरी हमेशा गुजारिश ये है कि नंबर गेम के लिए सिर्फ डिग्रियाँ ना बांटो, कोई अच्छी क्वालिटी फोकस करो बेसिकली।
क्या वजह है? हमारे बहुत से पीएचडी डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं किसी और मुल्क में जाके, किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना। फाइन, उनकी अपनी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, प्रोग्रेस करते हैं, बट ऐसा क्या हमारे इकोसिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या सैलरी पैकेज कॉम्पिटिटिव नहीं है कि जिसकी वजह से वो निकल जाते हैं यहाँ से? बिकॉज दैट इज़ व्हाट रियल ब्रेन या फिर माइंडसेट भी है। हाँ हाँ, आई थिंक माइंडसेट भी है और नेचुरली कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे अपने। हर वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ बिकती है आई थिंक इन रिसेंट, अनफॉर्चुनेटली। अच्छी खबर कोई शायद लगाना पसंद भी नहीं करता, इवन अखबार में भी शायद छापने वो की अच्छी खबरों को खबर भी नहीं समझते। खबर भी नहीं समझ। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो जो ये जो यंग डॉक्टर है ना, नए नए पीएचडी करके आते हैं, नेचुरली जब मैं सिंपल बैचलर था या मास्टर था, मेरी वो वैल्यू नहीं थी, मुझे स्कॉलरशिप मिला, मैंने पढ़ा, बाहर से अच्छी डिग्री ली, तो फिर मेरी वर्थ बढ़ गई। तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं इधर पहुँचा हूँ किसी की वजह से पहुँचा हूँ, और मेरी वो सोशल मॉरल जिम्मेदारी है कि मैं अपने वतन से, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अपने आप को रखूं। लेकिन नेचुरली फिर हमारे यहाँ ये भी होता है कि थोड़े से हमारे सिस्टम इस तरह के हो गए हुए हैं कि थोड़ा सा रगड़ा देते हैं। दूसरे सीनियर मेरी तरह के बाबे शायद सोचते हैं कि यार ये नया बच्चा बच्ची आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, है? तो वो मसाइल भी हैं। फिर नेचुरली जो, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमने हायर एजुकेशन कमीशन ने बहुत इंसेंटिवाइज किया अपनी फैकल्टी को। हमने 1 ग्रेड अप कर दिया यूनिवर्सिटी सिस्टम में। पहले लेक्चर ग्रेड 17 में होता था, हमने 18 कर दिया। प्रोफेसर 20 में मैक्सिमम जाता था, हमने 21-22 तक पहुंचा दिया। फिर टेन्योर ट्रैक सैलरी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें मेरा ख्याल है उस वक्त भी 5 लाख से ज़्यादा सैलरी प्रोफेसर की थी, तो आज तो और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये इंसेंटिव हैं। फिर इकोसिस्टम भी अच्छा, ये नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियों के पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है ना, जो सोशल इश्यूज हमारे, शायद इस वजह से भी लोग घबरा जाते हैं। फिर जब मीडिया पे देखते हैं कि नहीं जी बैंक करप्ट, अल्लाह ना करे पाकिस्तान बैंक करप्ट होने वाला है, ये होने वाला है, तो वो कहते हैं भागो यहाँ से अपने बच्चे, क्योंकि पेशेंस नहीं रहा ना हमारे पास। और ऐसे हम फिक्स करें अपना रोल प्ले करें, जब हम खुद नहीं फिक्स करेंगे, राह फरार लेते हैं। फिर नेचुरली, अच्छा मैं इसको बुरा भी नहीं समझता, टू बी वेरी फ्रैंकली। हाँ, अगर आपकी कमिटमेंट है, आप स्कॉलरशिप पे गए हैं, तो यू हैव टू सर्वाइव हियर इन कंट्री। अगर नहीं है, आपने खुद इन्वेस्टमेंट की है, या उसमें भी एक प्रोविजन रखा हुआ है कि आप पे बैक करें अपने, जिस पे आप पे खर्चा हुआ था, प्लस 20% आई थिंक उस पर फ़ाइन भी है, वो कर दें, ताकि उसकी जगह आपकी जगह कोई और भेज देंगे, आप बेशक चले जाएँ। क्योंकि बाहर भी ये पाकिस्तानी जब जाते हैं तो पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, कोई डॉलर शालर भी भेजते हैं, फिर अपने साथ कोई 2-5 और लोगों को भी ले जाते हैं, अब कुछ और लोगों को पीएचडी भी कराते हैं यहाँ से। Exactly. तो वो अच्छी This बात is हो a जाती है। positive side also, but same time, who will help us? Who will fix our system? तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान फर्स्ट सोचना चाहिए। हाँ, अच्छा सर, स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से पहले ये देख रहे होते हैं अच्छा रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटीज़ की, और ये भी ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक बड़ा रुझान समझा जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हमारी रैंकिंग में बेहतरी की तरफ जा रही हैं? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो, टू बी वेरी फ्रैंकली, इफ़ यू आस्क मी, रैंकिंग इज़ आवर इशू, रैंकिंग इज़ नॉट आवर इशू एट द मोमेंट। ओके, इस वक्त तो मेरा मसला और है। इस वक्त तो मुझे बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करना है, मुझे डेप्थ और ब्रेथ का सोचना है, मुझे यूनिवर्सिटीज़ की वो जो इकोसिस्टम है उसको अपडेट रखना है, उस तरफ फोकस करना है। और नेचुरली जैसे जैसे आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आप रैंकिंग में भी आते जाएंगे। वेरी ट्रू। बाय द वे, ऐसा भी नहीं है कि हम रैंकिंग में नहीं हैं। पहले वाकई हम नहीं होते थे कहीं भी रैंकिंग में, फिर आस्ता आस्ता हमारी यूनिवर्सिटियों ने परफॉर्म करना शुरू किया। इसके लिए फॉलो अप भी होता है, डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, ओनरशिप के साथ जो यूनिवर्सिटी चलती हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं आपको। 2009 में QS रैंक, मुख्तलिफ़ किस्म की रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, टाइम मैगज़ीन है, शंघाई है, और इस तरह की बहुत सी रैंकिंग है, हर एक का डिफरेंट पैरामीटर। और नेचुरली कुछ पैरामीटर ऐसे हैं कि जो शायद हम मीट भी नहीं कर सकते, कि हाउ मैनी नोबल आरिएट्स यू हैव, और आपकी पर स्टूडेंट कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टेट या सोसाइटी, वो हम उसमें कम्पीट शायद दुनिया से ना कर सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एक ले लें, नॉट टॉप नॉच, एवरेज भी ले लें, उसका बजट हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा होता है एक यूनिवर्सिटी का। तो नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। प्लस लोगों ने 100 साल लगाए हैं अपनी यूनिवर्सिटियों पे और वहाँ तक लेके आए। तो हमने तो अभी रिसेंटली शुरू किया है ये बिजनेस। वेरी ट्रू। तो फिर भी 2009 में तो हमारा कायदे यूनिवर्सिटी भी आती है। नहीं, मैं आ रहा हूँ सर। 2009 में आई थिंक 2011 में वी आर हैविंग ओनली 3 यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप 1000 इन द वर्ल्ड इन द QS रैंकिंग। फिर 7 हुई, 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर 9 हुई। पिछले साल हमारी 14 यूनिवर्सिटी टॉप 1000 में आ गई, विच इज़ गुड एंड सेम टाइम विच इज़ चैलेंज फॉर अस।
इस साल 26 की जो रैंकिंग आई है उसमें हमारी 18 यूनिवर्सिटी आ गई, जिसमें कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट है और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हमारी यूटीज़ हैं, बाकी लम्स है, कामसेट है, उसके अलावा वली खान यूनिवर्सिटी आई बिलीव, और इस तरह के हर सूबे से हैं। सिंध से भी एक यूनिवर्सिटी है, वो 1000 से आगे है, कराची यूनिवर्सिटी बेसिकली। हम जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो आपने सवाल किया मुस्कुराहट से, वो मुझे पता है, एक खबर छपी थी अखबार में कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी 350 में नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन साहब ने खबर बेचनी थी, उन्होंने वो खबर लगा दी और पूरा सोशल मीडिया में आग लग गई। इवन पीएम साहब ने कैबिनेट में सवाल पूछ लिया कि क्या हो रहा है, जबकि ये खबर ये बननी चाहिए थी कि पिछले साल 14 यूनिवर्सिटी थी, इस दफ़ा 18 हुई। यस, लेकिन आपने देखें इसका जवाब ही पहले खुद दे दे कि अच्छी खबर यहाँ पे खबर समझी नहीं जाती और किसी बड़ा ने नहीं दुरुस्त पढ़नी। कहा, लेट मी एड्रेस दैट एज वेल। ये जिसने भी वो खबर लगाई थी और जो भी इस तरह की खबरें लगाता है, आई मीन आपने पाकिस्तान का नुकसान करना है या फ़ायदा करना है? आप बड़ा दुरुस्त आपने कहा, आप बताएं ना कि अच्छा पिछले साल इतनी थी, अब एक अच्छी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, तालीमी मैदान में अच्छी खबर है कि अब इतनी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 1000 में आ गई हैं। लेकिन ये माइंडसेट देख के बड़ी परेशानी होती है कि लाइक्स और शेयर्स हमारे लिए मुल्क की रिस्पेक्ट और उससे कई ज़्यादा वो और बढ़ के मज़े हो आप जाते में हैं। ये भी लिख लीजिए, आप यंग हो, अगले 1-2 साल में इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटियाँ 300 क्रॉस करेंगी। इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर, हमें तो नंबर में खुशी होगी आएंगी। सर। खबर यही छपेगी कि कोई भी यूनिवर्सिटी 250 यूनिवर्सिटी में नहीं आई, बजाय इसके बस कि क्या करें सर, कुछ ऐसे अभी अनासर मैं आपको हमारे- एक अच्छी खबर जी, जी। बताऊं, ये अभी रिसेंट वाक़या है, मैंने 1-2 टीवी इंटरव्यू में पहले भी कहा है। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन रेस्मस मंडस रेस्मस प्लस स्कॉलरशिप देती हैं, जो दुनिया जहाँ के मुख्तलिफ मोबिलिटी ग्रांट्स हैं, रिसर्च ग्रांट है और स्कॉलरशिप भी देती हैं, जिसमें दुनिया जहाँ की जो 130 कंट्री जो हैं वो कम्पीट करती हैं Right. पूरे वर्ल्ड से, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, बाकी मुल्क भी हैं। आपको जान के खुशी होगी, लास्ट 4 ईयर कंसेक्टिव पाकिस्तान इज़ नंबर 1 कंट्री वेयर आवर किड्स आर विनिंग मैक्सिमम स्कॉलरशिप। इस साल भी 141 स्कॉलरशिप हमने विन किया, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यूथ ने। और ये खबर नहीं छापी किसी ने, एक टीवी चैनल है सर मुझसे पूछा कि बात सही है, मैंने कहा सही है, क्योंकि ये खबर सेल नहीं होनी। हालांकि ये बड़ा मसला है। हमें एक प्राइड लेनी चाहिए कि हमारे मुल्क के, हमारी यंग जनरेशन कितनी स्मार्ट है माशाल्लाह, कितना ब्रिलियंट है कि वो अब इस हालात में भी दुनिया में जाके कम्पीट करके दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, आगे माशाल्लाह। बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक फिगर हमने भी कोट की, $400 मिलियन का तालीमी मंसूबा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर बताइएगा कि किस किस डोमेन में इन्वेस्ट किया अच्छा, गया? ये बेसिकली बहुत बड़ी नंबर आ रहा है 400 मिलियन। बेसिकली ये लोन प्रोग्राम था गवर्नमेंट पाकिस्तान का। ओके। इससे पहले हमने टर्शियरी एजुकेशन प्रोग्राम किया था वर्ल्ड बैंक का और उसको सक्सेसफुल बनाया था। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक ने खुद ऑफर किया कि हम आपको नेक्स्ट फेज़ के लिए भी लोन देते हैं। ओके। और वो बड़ा सॉफ्ट लोन है, लॉन्ग टर्म का है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को हमें डॉलर की ज़रूरत थी, तो मुझे कहा गया इकनॉमिक अफेयर डिवीजन से, प्लानिंग कमीशन से, फाइनेंस के गो अहेड विद दैट। उस वक्त मैं चेयरमैन ही था यहाँ पे और मैंने वो प्लान किया विजन 2025 के इन लाइन, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करने के लिए, इकोसिस्टम बेहतर करने के लिए, रिसर्च के लिए बहुत सारे इंडिकेटर थे। इसमें से 312 आई थिंक 318 या 312 मिलियन डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाना था, उसमें HEC को नहीं कुछ मिला। HEC को टारगेट दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की नेगोशिएशन के, अगर आप ये पैरामीटर पूरे कर लेंगे तो ये पैसे हम रेमिटेंस वापस दे गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में डालेंगे डॉलर उसके बदले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कंप्लीट किया और सक्सेसफुली किया। उसमें जो TA फंड के अंदर हमें जो अमाउंट मिला वो 80 मिलियन के करीब, 81 मिलियन टू बी स्पेसिफिक। ओके। उसका जो है उस पे हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, जब मैं 2022 में आया तो ये प्रोजेक्ट क्लोज होने लगा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड हम वो सारे इंडिकेटर में थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री थे। राइट। तो मैंने पहला प्रोजेक्ट भी किया हुआ था, फिर मैं जब वापस आया तो हफ्ते बाद ही मुझे कहा गया ये बंद होने लगा। तो मैंने कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दैट क्रिएट बैड नेम फॉर पाकिस्तान, फॉर माई इंस्टीट्यूशन आल्सो। तो आई रिक्वेस्टेड इकनॉमिक अफेयर डिवीजन वर्ल्ड बैंक कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, 2-1 हफ्ते दें, मैं रिव्यू कर लूँ, अगर इसमें कोई जान हुई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना कैप कर देंगे। वाई शुड वी वेस्ट द मनी। सो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के एक्सपर्ट को बुलाया। आई एम नॉट एन IT पर्सन, बट मुझे नज़र आता है, मैं टीचर हूँ, सारी उम्र मैंने यही काम किया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल बज़ वर्ड हैं, AI है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये बड़े बड़े बज़ वर्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो $81 मिलियन का जो प्रोग्राम था उसको सक्सेसफुल किया। ओके, माशाल्लाह। और वर्ल्ड बैंक की लीडरशिप ने इसको केस स्टडी बना के बताया कि टर्न अराउंड होके
पाकिस्तानी लीडरशिप ने और हमारी HEC की टीम ने मिलके उसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपके टीवी चैनल के वसासत से मैं अपनी यूथ को एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि अगले 10-15 साल के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की बातें आप कर रहे हैं ना वो पाकिस्तान में बन गई, लग गई। उसमें फिर हमने जो अच्छा काम किया माशाल्लाह, इसमें 2 बिग डेटा सेंटर बना लिए गए, एक लाहौर में UT में, एक NED यूनिवर्सिटी कराची में, ताकि वहाँ जहाँ पे यूथ बैठी है, रिसर्च हो रही है, दे शुड गेट एक्साइटेड कि बजाय मैं इसको HEC के अंदर लगा दूँ, बेशक छुपा के कहीं लगा दूँ, नहीं, ओपन नहीं। और 3 टियर जो उसकी जो है उसके बेस पे स्टेट ऑफ द आर्ट रीजन के अंदर ये बिग डेटा अच्छे डेटा सेंटर पाकिस्तान में बन गए। इसके अलावा हमने बहुत से और इंडिकेटर भी किए, लेकिन एक जो कमाल की बात हुई है इसमें हमारे साथियों ने उसमें किया है कि हमने इसको अपने लिंक किया, जोड़ दिया अपनी बुनियाद से। मुसलमानों का हाल ये नहीं था जो आज हम देख रहे हैं दुनिया में। मुसलमान 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक माशाल्लाह दैट वाज अ गोल्डन एरा ऑफ इस मुस्लिम वर्ल्ड, जिसमें आज जिस तरह आप ऑक्सफोर्ड, स्टैमफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, येल, इधर यूनिवर्सिटियों का नाम सुनते हैं, लोग प्राइड फील करते हैं। उस वक़्त उंदलस, बगदाद और इजिप्ट और इस तरह के इलाकों में मुसलमानों के तोती बोलता था, और वो उससे हमने हर चीज़ को उससे लिंक कर दिया। हमने उसका नाम भी वही रखा। जैसे मैं अभी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि IT का बंदा नहीं हूँ, मैं कुछ नाम लिख के लाया हूँ कि मैं गलत ना बोल लूँ। जी। हमने जो डेटा सेंटर बनाए हैं उनका नाम एस्ट्रॉब रखा है। ये एक मुसलमान साइंटिस्ट थी 10th सेंचुरी में, मरियम के नाम से। और आपको खुशी होगी बेटा कि जितने काम बड़े हुए हैं ना इसमें मुसलमान औरतों के बड़े हाथ हैं, माशाल्लाह, उन्होंने काम किया है। ये 10th सेंचुरी में एक मरियम नाम की साइंटिस्ट थी, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको स्पेशलाइज किया, जो आज का GPS सिस्टम है ना, डायरेक्शन देखने के लिए, कि वो मोमेंट देखते थे उसको एस्ट्रोलैब का नाम रखा, इसलिए उसको मरियम एस्ट्रोलैब भी कहते हैं, उसके साथ लिंक करके उसका नाम रखा गया। और ये एस्ट्रोलैब के बेस पे हमने अपने डेटा सेंटर का नाम एस्ट्रोलैब पे रखा, मरियम के नाम पे रखा, कि उन्होंने इसका नाम शुरू, ताकि हमारे यूथ एक्साइटेड हो कि हमारे फोर फादर ने दुनिया में काम किया हुआ है। और माशाल्लाह ये लाहौर में लगा दिया गया और इसकी कैपेसिटी 480 रैक है। जो हमारी कंप्यूटिंग पावर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ठीक ठाक है। इस वक्त 80 रैक लगे हैं, 40 लाहौर में, 40 कराची में। एंड देन इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक मैकेनिज्म, स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें टियर 3 सर्टिफिकेशन डेटा सेंटर है, जो इस रीजन में शायद हमारे कंट्री में तो पहला होगा इस लेवल पे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो चुका है, ऑपरेशनल है। और इसके ऊपर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी उतना इसके ऊपर आप बिल्ड करते जाएंगे। फिर हमने देखें, क्वालिटी की आपने बात की, हमारी असल में क्योंकि हर बंदा चीज़ें, हमारे यहाँ शौक है कि हम थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक बनना चाहते हैं, ऐसे ही है। और जितना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, वो विजिबिलिटी लाता है, वो आपको एक्सपोज करता है, गुड और बैड इधर वे में। तो हमने पहले मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर दिए इंडिविजुअल लेवल पे, ख़ुद बनवा के यहाँ से मुख्तलिफ कंपनियों से, फिर ऑफ द शेल्फ भी ख़रीदे, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इस दफ़ा हमने वी वेंट फॉर द बेस्ट इन द मार्केट। ऑफ द शेल्फ हमने ERP सोल्यूशन लिया जो SAP का है, और उसको 25 यूनिवर्सिटियों में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। और आपको खुशी होगी कि इस दफ़ा के मैक्सिमम एडमिशन उन यूनिवर्सिटियों में टोटल ऑनलाइन हो रहे हैं, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। फिर उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज बड़ी आसानी हो जाएगी जी। और अल्टीमेटली गोल ये है कि पूरी यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की जितनी हैं उन सबको ERP सोल्यूशन पे लाया जाए, ताकि प्लानिंग गवर्नमेंट लेवल पे, हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे इट शुड बी ऑन रियल डेटा रादर देन गप्पे लगाने का, इधर से जोड़ा। वो ये इसका नाम हमने मकतब रखा। और ये भी एक हमारी अरबिक फ़िलासफ़ी से रखा है कि अरबिक में मकतब कहते हैं प्राइमरी स्कूल से हो या वो जगह जहाँ से आप सीखते हो, पढ़ते हो। तो इस जो ERP सोल्यूशन डाला, इसका नाम मकतब रखा। फिर हमने क्लाउड, जो हमने हाइब्रिड सिस्टम लाया है, आजकल टेक्नोलॉजी में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा, आपको फिज़िकल सर्वर की ज़रूरत नहीं है, आपको फिज़िकल वो चीज़ें नहीं चाहिए, क्लाउड बेस्ड आप टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत मार्केट के अंदर इन है। तो हमने वो भी पाकिस्तान में ले आए और इसका नाम अल-सदीम रखा। अब अल-सदीम का मतलब क्या है? अल-सदीम जो एक
जो क्लाउड है, जो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह उसको नेबुला बोलते हैं, नेबुला, जहाँ पे डस्ट और जहाँ पे स्टार बनते हैं, टूटते हैं। तो ये एक आप अगर गैलेक्सी आपने स्पेस में देखें, आसमान पे देखें, तो आपको ऐसे क्लाउड टाइप चीज़ें, क्लस्टर सा नज़र आता है, जो डस्ट भी होता है और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन ये वो जगह होती है जहाँ सितारे बनते हैं, जहाँ पे उनकी स्टार्ट तख्लीक होती है। तो हमने ये जो क्लाउड लिया है, इसका नाम अल सदीम रखा है, ताकि अगेन we should link it back to our golden history. So we should think about this thing कि क्या वजह है कि हमारे बड़ों के पास ना AI था, ना उनके पास कोई बजट था, ना रिसोर्सेज थे, ना फैसिलिटीज थी। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दुनिया में कमाल किया हुआ है। तो तब भी हो और रहा जो था। उन्होंने काम किया हुआ है वो आज भी वेस्टर्न उसी की बेस पे तो आगे बढ़ा सब कुछ। ठीक है ना। और ये क्लस्टर होता है डस्ट का, गैसेस का ऑक्यूपाई करते हैं और उसके अंदर से फिर नए सितारे जन्म लेते हैं। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ठीक है। सर। और इसी यकीनन तरह जो मैंने आपसे कहा कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, जिसे सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, हम माशाल्लाह वो भी पाकिस्तान में ले आए, स्टेट ऑफ द आर्ट, और उसका नाम हमने अल मईसा रखा। अल मईसा जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार जो है, जो इस वक्त स्काइस पे जो दुनिया को नज़र आता है, उसको अल मईसा बोलते हैं। तो हमने भी इसको वो नाम दिया और उसको लिंक किया। और इसकी कैपेसिटी जो हमारे पास है, जो मुझे बताया गया है कि ये पीटा फ्लैप्स, इसकी जो है वो स्पीड है कि पीटा होता है जिस तरह मुख्तलिफ फिगर्स होते हैं, जिसको कहते हैं किलो 10 पावर 3 है, टेरा है 10 पावर 12 है। तो पीटा का पावर जो है 10 पावर 15 है, 15 जीरो लगा दें, अब मुझको क्या कहेंगे, मुझे इस वक्त नहीं है। तो इतनी स्पीड होगी, उसकी कंप्यूटिंग पावर होगी, और उसकी 5 पीटा जो बाइट है उसकी इस वक्त कैपेसिटी है। तो दिस इटसेल्फ इज ए स्टेट ऑफ आर्ट, टोटली AI एनेबल सिस्टम बना है, जिसके बेस पे जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये फलानी चीज़ नहीं है, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, तो अब हमारे पास ये कोई बच्चा बच्ची नहीं कहेगा कि ये नहीं है। और ये चीज़ें हमने खामोशी से बनाई हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं, दूसरे हैं जो हमें काम शायद ज़रा सा काम करते हैं घबरा जाते हैं। हमने खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया। मेरा ख्याल है पब्लिकली मैं आपके ज़रिए पहली दफ़ा बता रहा हूँ। इंशाल्लाह 22 को हम इसकी इन चीज़ों की इनागुरेशन कर रहे हैं फॉर्मली। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कैबिनेट के साथ और सारे वाइस चांसलर तशरीफ़ लाएंगे, और ताकि फिर हम पब्लिकली सब बच्चों के लिए भी और यूनिवर्सिटियों में इसकी पब्लिसिटी करेंगे, और ये रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे सबको, एब्सोल्युटली, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, रिसर्चर को, किसी को भी, कि आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने LMS, जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और इसका भी नाम हमने लिंक किया अल फ़ियारी के नाम से। ये भी एक फातिमा नाम की एक मोरक्को में थी बच्ची, औरत थी, जिसने अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस बेच के इस वक्त दुनिया में जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑपरेशन यूनिवर्सिटी है, जो यूनेस्को उसको रिकग्नाइज़ कर रही है, और उसके अलावा गनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम है, अल ख्वानैन यूनिवर्सिटी है, जो मोरक्को का एक शहर है फैज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मानर के मैंने उसको विज़िट किया हुआ है। तो मैं मोरक्को में कुछ अर्सा रहा हूँ, तो मैंने फैज़ में जाके इस अदारे को देखा। ये आज भी ऑपरेशनल है, एक औरत ने बनाया, मुसलमान तंजानिया की, और था बिजनेसमैन, वो मोरक्को में शिफ्ट हुआ, किंगडम ऑफ मोरक्को में, और उसकी बेटी ने उसको जो इनहेरिटेंस मिली, उसने बजाय उसको कुछ महल शल बनाती, उसने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। वो यूनिवर्सिटी आज भी चल रही है। हमने फातिमा के नाम पे, फातिमा बिनते मोहम्मद अल फ़हरी उसका नाम था, हमने अल फ़हरी का नाम दिया इस LMS को, ताकि ज़रा हिस्ट्री को भी याद रखें, कनेक्ट करें इसको। तो माशाल्लाह ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अलावा जो है एक आजकल टेक्नोलॉजी में ना, सिक्योरिटी इज़ ए वेरी बिग इशू, चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने सिस्टम बनाए हैं, ये इकोसिस्टम जो आपने बात की थी, क्रिएट किया है, इसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टूल के साथ, सॉफ्ट के साथ, जिस तरह वो कहते हैं ना आपका कि फायरवॉल वगैरह जो बनाते हैं, जी। इसका नाम हमने जदार रखा है। जदार अरबी का वर्ड है, जिसका मतलब है वाल। तो मकसद सारा कहने का है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में
टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इसके अलावा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी और इस तरह की और सर मुख्तलिफ बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में आपने बताया और हमने भी यही मुनासिब समझा कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हमने करने की कोशिश की है, लेकिन सर ने बहुत ज़बरदस्त एक विजन को प्रेजेंट भी किया है। और ये सोचना छोड़ दें कि पाकिस्तान में क्या रखा है, हम क्या कर लेंगे यहाँ रह के, क्योंकि जो एग्जांपल्स बताई गई हैं यहाँ पे, उस टाइम पर तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और कितनी ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। सो उसको भी हमें सराहना चाहिए और अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम कुछ करना चाहें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और बड़ा ज़बरदस्त काम जो कि HEC अभी कर रहा है। और इसकी मज़ीद डिटेल्स भी आपको सामने आएंगी इंशाल्लाह। हम उसको पब्लिसाइज भी करेंगे और उसके हमने छोटी छोटी वीडियो भी बना रहे हैं ताकि हमारी यूथ एक्साइटेड हो। एब्सोल्युटली, और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि वेयर आर वी हेडिंग टू इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त सितारा हमारे इस सेट पर आ चुका है, और जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ महीने हो गए गालिबन, कुछ महीने पहले जब यहाँ पे आई थी तो 4 चांद लगा दिए थे माशाल्लाह। इतनी लाइवली की बहार थी सेट पे, और बात करने को दिल कर रहा होता है और वक्त खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो हम इंट्रो पे जाते नहीं, ऐसी बात करते हैं जी। अदाकारा हैं, कमाल काम करते हैं, जो किरदार करती हैं खूब करती हैं, वंडरफुल पर्सनैलिटी, चार्मिंग, एक्टिव, एनर्जेटिक। जवेरिया नैय्यर ने हमें ज्वाइन किए, शी इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी। वो तो आप हैं। सुबह 5 मिनट का कमाल है ये। हमारे 5 मिनट का भाई, देखिए, हमारे 5 मिनट makeup में अच्छा कमाल अच्छा हो वैसे गया ना? कर दिखाया। क्योंकि आप हैं ही आप प्यारी, ज़्यादा प्यारी हैं। क्योंकि आप हैं ही प्यारी। नहीं, मैंने 20 मिनट लगा 1 मिनट, दोनों की आर्टिस्ट सेम थी। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट हमारी सेम थी, हाँ। लेकिन उनको भाई एक मुहिम जाता पे है रखा था। 5 मिनट है सिर्फ। ये भी यही करती है ना, सुबह आके अक्सर 10 मिनट है। नहीं, वैसे मैं कहूँगी कि हमारे माशाल्लाह यहाँ इस्लामाबाद के रोड्स बड़े कमाल हैं कि बारिश के बावजूद भी हम यूं आए। आप देखें कल कितनी बारिश हुई, कितनी वीडियोस हमने देखी, लेकिन आज देखें आप फौरन पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद के जरिए, क्योंकि स्लोप्स हैं तो पानी ड्रेन हो जाता है। चल क्या रहा है आजकल, ये तो बताएं। इस्लामाबाद के सिलसिले में ड्रामेबाजी यही चल रही है। रियल जिंदगी में तो नहीं कर रही ना? मुझे तो लगता है कि रियल और कुछ अलग नहीं है, सेम ही चल सब रहा है। एक जैसा है। सब एक्टिंग कर रहे हैं। सब एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन सब एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, कोई फ्लॉप है, कामयाबी नहीं हो पा रहा। अच्छा, फ्लॉप कैसे है कि इतनी मेहनत तो इतने टैलेंटेड। नहीं, हम तो रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। रियल Oh लाइफ में भी God. कुछ कैरेक्टर फ्लॉप हो जाते हैं। हो जाते हैं। आप सोचें आपके आसपास कोई ऐसा कैरेक्टर जो फ्लॉप हुआ हो। घर में ही होते हैं फ्लॉप, फिर भी चल रहे होते अच्छा, हैं। मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर ऐसा जो कि ना शायद यूनिवर्सली फ्लॉप है, वो है हस्बैंड का कैरेक्टर। तो रियल ठीक लाइफ है में तेरा ना, फ्लॉप ही होता है, जो मर्जी कर ले होता है फ्लॉप ना, ही क्या होता है। करें। कोई नहीं है, वो सिर्फ एक जगह पे फ्लॉप होता है, उससे बाहर निकलते ही जैसा हिट है ना वो ना पूछे। अच्छा, मेरा ख्याल है इस तमाम बीवियां भी जैसे यही राय रखती हैं ये मैं सबके दिल की बात कर रही हूँ कि शौहर ठीक नहीं है, वो बेटा भी ठीक है, वो बाप भी ठीक है, वो प्रोफेशनली भी ठीक है, सब नहीं ठीक है, जी, शौहर ही ठीक नहीं जब है। शौहर बन जाता है ना वो तो फिर बेटे की तरफ से भी अम्माओं को ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहनों को भी, फिर उसकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं। उससे पहले उसको कोई पूछ नहीं रहा होता घर में, जहाँ शादी हुई वही भाई घर का सबसे बड़ा सब करता धरता तो यही बेचारा है। बेचारा डिवाइड हो गया था ना। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है वैसे, पर्सनल लेवल पे भी देखा जाए, घरों के अंदर भी। ऐसे ही है, हर रिश्ता इनसिक्योर फील करता है। प्रोफेशनली भी है, प्रोफेशनली भी होता है भाई, जो जिनसे आप थोड़े से बेहतर है ना, टांग खींचना शुरू कर वो वही आपके साथ करना शुरू कर देते हैं, और आपसे जो बेहतर है वहाँ आपकी पहुँच नहीं होती। भाई सच बोल रही है, बहुत ही सच बोल रही है। हमेशा ऐसे करती इतना हैं। सच। या तो मेरा काम बंद हो जाएगा या और चल पड़ेगा। आजकल काम क्या चल रहा है? आजकल एक आप तारीफें करते हाँ, हैं। अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, काम लेना है। अच्छा, एक चैनल का तो नाम ले ही नहीं सकते, प्रोडक्शन हाउस है, उन्हीं का चैनल भी है, तो उनके 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। जी पता है जब कैसे हल्की सी लगाती हैं, ऐसे थप्पड़ लगाती हैं, चलो ये मैं बात नहीं कर सकती, आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब टाइम कम है ना, हमें Please, बहुत please. सारी चीज़ें भी नहीं, बातें करनी है, तो उनके 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, ठीक है। और दोनों में नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। अब why खास negative?
पता नहीं भाई, मेरी शक्ल में शायद नेगेटिविटी बहुत ज्यादा ऑफर नेगेटिव हो रहा है या खुद यही लगता है, मुझे लगता है नेगेटिव लोग ना बहुत कम है। नहीं आप इसको क्यों कहना, क्योंकि नेगेटिव में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। हाँ ये बात है, हीरोइन से ज्यादा ऊपर आ जाता है वो बंदा के वो फल्ला, ये पुप्पो तो बहुत ही फसादी है। जैसे अच्छा बनना और अच्छा एक्ट करना तो आसान चीज होती है ना, अच्छा बुरा बनना हाँ। और बुरा एक्ट करना दिस अ डिफिकल्ट थिंग। बुरा बनना और फिर दिखना वाकई मुश्किल है, और अच्छा तो आप बन जाते हैं। Sweet वैसे sweet तो आप हम हो लोग ही अपनी जिंदगी में हैं ही विलन। कौन से हीरो हैं? लेकिन कभी किसी ना किसी की जिंदगी में आप विलन हैं, विलन एंड इट्स हैं। एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके। हाँ होना भी चाहिए ना, कहीं तो आप कुछ आग लगा के रखें, कहीं तो आपको लोग आप डिस्कस हो, आपकी बुराइयां धुलती जाएं। वैसे ही किरदार इतने खराब है दुनिया में, हम दिल दुखाते रहते हैं एक दूसरे का, कुछ भी कह देते हैं। तो कोई गुनाह धोने वाले हमने कुछ लोग रखे हुए हैं जो धोते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। कभी पता चलता है वैसे जवेरे कभी अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में कि अच्छा वो मेरी बुराई कर रहा है बैठ के? करे भी तो कुछ नहीं कर सकते आप, जो कर रहे होते हैं ना वो बहुत ऊपर की फ्लाइट है। आप उतना कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नहीं कर सकते, हम कहते हैं चलो कर लो। वो डायरेक्टर फेवरेट्स होते हैं ना। ओह ना पूछे, अगर अभी खुदा ना खास्ता उन्होंने सुन लिया, उफ बहुत सच्चाइयाँ बोल देती हूँ मैं, पता नहीं क्या नाम होगा ले मेरा वगैरह हाल। story सुना ही क्या दे। है? अरे भाई डायरेक्टर साहब और मेरा मतलब मुझे, मैं ना वो थी डब्बू, नई आई हुई बहू नहीं होती, सेट पे मेरा ये हाल था जी। और डायरेक्टर साहब यूं ऊपर से थे, वो कुछ बहुत खतरनाक वाले डायरेक्टर नहीं, Okay. लेकिन वो बहुत ऊपर से आ रहे थे। ठीक है। पर मैंने एक ही जगह रिक्वेस्ट दी थी, मैंने कहा अल्लाह मियाँ प्लीज़ कुछ आप कर दें, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस माहौल में काम करना, कि आप एक तो इतनी बड़ी बड़ी 3-3 पेज की हमारी वो स्क्रिप्ट माशाल्लाह राइटर ने जो लिखा है, तो 8-8 लाइनें लिख दी पुप्पो की, उनको रटना और फिर बोलना वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बैक टू बैक ये लें आपके कपड़े, ये लें सीन, ये लें कपड़े, ये लें सीन, बस यही चल रहा था। अबे उसमें हम याद क्या करेंगे? किस्मत है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा होता, वरना सुने, तो पूरा सुने, दिन कुछ एक-एक बंदा लाइन के लिए सांस ले लेता है, सांस कुछ डकार ले, याद ले लेता कर है, ले। कुछ कर लेता है, कोई खा कुछ लेता है, नहीं। कोई पानी पी लेता है। हाँ, और रमजानों में हुआ था ये मेरे साथ, सोचें आप, रात को फिर हम थोड़ा देर से भी घर जा रहे हैं, मतलब 11 बजे तक तकरीबन, और फिर सहरी में उठो, फिर सुबह की वो रूटीन, फिर सोना नसीब नहीं, अजीब ज़ॉम्बी बन गई थी मैं उन दिनों तो, और भी ज़्यादा यानी फुप्पो बनना मुश्किल था मुश्किल। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आई हैं लाइफ में, उस अल्लाह character ने मियाँ ने बड़े सुन ली, पहचान भी दी है। सुन ली अल्लाह मियाँ ने, वो डायरेक्टर ही चेंज हो गया। तो जवेरे से पंगा नहीं लेना, जवेरी अल्लाह में दुआ करते हैं, बंदा बदल जाता है। कौन थे डायरेक्टर? क्यों बताएं हम? कौन थे? एक मिनट, होश में हूँ मैं। अब कौन है? आप कौन थे? चेंज होके कौन थे? भाई नहीं बता रहे ना, अगर हम चैनल का नाम नहीं बता सकते तो हम डायरेक्टर का भी नहीं नहीं, हम बताएंगे। डायरेक्टर का बता सकते हैं, हम चैनल का नहीं बता सकते। नहीं हम नहीं बता नहीं, it's नहीं, okay. डर गई मैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं अच्छे वाले डायरेक्टर कौन नहीं थे? अच्छा डायरेक्टर है हमारा, एजाज कुरैशी नाम है उसका। तो इजाज से पहले कौन थे गूगल कर लें। नहीं चले, हाँ हाँ, ये task नहीं वो दे अंदर दिया की सबको। बातें बाहर नहीं निकलती। वैसे इजाज साहब से पहले कौन थे? वो पता नहीं कौन थे। Who is जाने your माने- favorite? Who is your favorite director to work with? मेरे फेवरेट डायरेक्टर जो आपको सुकून दे, जहनी सुकून दे, रिलैक्स होके काम करें। Okay. और वो वाले होते हैं ना वो जो डब्बा डब्बा खेलते हैं, मास्टर ले लिया, एंड मास्टर ले लिया, मिड मास्टर ले लिया, फिर सोलो पे खेला, वो सबसे अच्छे होते हैं। Okay. आप इतने रिलैक्स होके, आपके एक्सप्रेशंस कहीं नहीं जाते, आपका कोई इधर उधर दिमाग नहीं जाता, आप बड़े फोकस होके तरीके से काम कर लेते हैं। हाँ आपका अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके कंट्रोल में होना बड़ा ज़रूरी होता है। आर्टिस्ट डिस्टर्ब होता है इस सारी सिचुएशन में, इस सिनेरियो में? ये हमने सवाल इसलिए भी रखा, हमने रिसेंटली बहुत से आर्टिस्ट को बहुत डिस्टर्ब्ड होते देखा भी है, और अभी तो कुछ लोगों ने बात भी की है, जिसमें बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, वो ये कहते भी हैं कि वो रिकग्निशन भी नहीं, हालांकि उनका बड़ा नाम है, वो पैसे भी नहीं मिलते, पीछे Payments- पड़ना पड़ता है। अरे पेमेंट्स मिलती ही इतनी कम एक इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही होती हैं, और वो भी बड़े टाइम के बाद। तो मुझे ये भी लगता है issue बड़ों के industry में। साथ हो जाता होगा, अल्लाह का शुक्र मेरी तो कभी भी नहीं रुकी पेमेंट कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्योंकि ये डिपेंड करता है, अल्लाह में कोई पता होता है कि आपके ना इधर भी खांचे हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, तो चलो एक जगह से रुक गई तो 4 जगह से मिल रही होती है। अब अल्लाह में मुझे पता होता है कि एक बंदे को 2 जगह से 1 जगह से है, तो वो नहीं रुकते। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, इतने बुरे लोग भी नहीं हैं। ओके, आप तमीज़ से बात करें, जब आप जाके बदमाशी दिखाएंगे तो वो तो बैठे हैं ऊंची जगहों पे, अच्छा। फिर वो आपको बताएंगे। तो होता इसका है। मतलब है कि देयर इज अ वे कि कैसे हमें पैसा निकलवाना है। प्यार मोहब्बत से बात कर लेना, लड़के तो देखें कोई काम होता ही बट नहीं, डोंट ऐसा यू फिल्मों में थिंक होता है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक चाहिए। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि Commitment आपने की है काम ना? किया, आपकी कमिटमेंट है, नो मैटर व्हाट, प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए आप पेमेंट
कर दें आर्टिस्ट के काम की? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पर्सनल इस अगर बात कोई में हमारा होता है तो? पीटीवी भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से अगर लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देते हैं, खाते नहीं है पैसे। हाँ। ये अच्छी बात है। और इसमें कोई बटरिंग नहीं है, सच्ची बात है। मैंने पीटीवी के किए हैं कुछ नहीं, काम, हमने तो खुद कभी ऐसा काम नहीं किया, हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि नाम नहीं ले सकते हम प्रोडक्शन हाउसेस के, वो बहुत अच्छे पे मास्टर हैं। मतलब वो लोग नहीं, कुछ ऐसा है वहाँ पे, खुद कॉल आ जाती है या मैसेज आ जाता है कि आप आ जाएं, फ्राइडे आके पेमेंट ले लें, समझ गए होंगे। जुम्मे के जुम्मे अच्छा, जुम्मे के चेक आ जुम्मे जाता रखा है हुआ है। वहाँ पे। जुम्मे आपकी को किस्मत तो बहुत अच्छी है। जुम्मे को अल्लाह का शुक्र, जुम्मे के जुम्मे 3 बजे से 6 बजे तक ये टाइम है। Okay, बस that's इसमें fixed. और से गहमा गहमी हुई भी होती है, वहाँ बहुत सारे लोग कतार में लगे देखे हैं मैंने। अच्छा, चले एक मैकेनिज्म तय है ना। हाँ, हालांकि अब तो वैसे डिजिटल पेमेंट्स भी हैं, तो कतार में ना भी लगना पड़े तो अच्छी बात है। डिजिटल पेमेंट्स हैं, ज़रूर है, उसके लिए अकाउंट में होना भी ज़रूरी है। बड़ों के अकाउंट में अगर कुछ ना हो तो वो कहाँ से देंगे? ये भी तो मसला है। बहुत Okay. मसाइल है भाई। और प्रॉपर ऑब्वियसली एक चैनल फॉलो किया जा रहा होता है हर इदारे में, तो ऑब्वियसली वो चेक के थ्रू ज्यादा होता है कि Check छोटी के छोटी through। पेमेंट भी दी जाए तो आपको वो ज्यादा अच्छी पता है, बात आपने ज्यादा काम भी किया ना, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। है। श्योर मुझे हमेशा अकाउंट्स में ही आए हैं। या श्योर इन्होंने अपने आप को मासूम भी जाहिर कर दिया और अब सुपीरियर कि भी मैं कि तो मैं शुक्र है मैंने ये नहीं कहा कि मेरी भी बहुत सी पेमेंट्स नहीं है, मैंने वो बात छेड़ी नहीं है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है। बहुत दुखियारे दोनों के आई कांटेक्ट जो हुआ है ना, उससे दुख हम गिरे दोनों को बहुत सारे। हम दोनों को अपने एक इवेंट की पेमेंट याद आ गई है। हमें लिटरली बिकॉज प्राइवेट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि कमिटमेंट जिस टाइम पे की जा रही होती है उस टाइम पे आपको पैसे नहीं मिल रहे होते, आप फ्रीलांसिंग जब आप कर रहे होते हैं आगे पीछे। ऐसे ही है। बट आपकी तरह किस्मत हमारी भी अच्छी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं, इसमें वो कोई कम शक लोग नहीं। हैं बुरे। वो एक ही मछली गंदा करती है ना तालाब को, देखें सारी तो नहीं बुरी होती, सही बात है। वो हैं कुछ मछलियाँ। दैट्स वेरी ट्रू। सही अच्छा, है। जो नए लोग हैं, एक तो देखें वो है ना जिसने इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, जो आपने खुद भी कहा, कॉपी कर रहे होते हैं, वो आते हैं, मेहनत तो करते हैं, देखें नकल में मेहनत भी तो अकल करते की हैं। जरूरत और हाँ। मेहनत की जरूरत होती है। नहीं, मेरा पॉइंट इज जो लोग वो नहीं कर रहे, जो हमें जो चाहते हैं कि अच्छा वो भी आए लाइमलाइट में आए, वो भी एक्टिंग करें, सीखें, आगे बढ़ें, उनके लिए क्या सजेशन है, क्या रास्ता इस वक्त आपको लगता है कि अच्छा ये वो रास्ता है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं शोबिज़ में, इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और समहाउ? देखें ये एक जो बहुत मशहूर नहीं है। जो मशहूर नहीं है, मैंने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे और जगहों पे मैं कहीं गई मॉर्निंग शोज़ में, मैं एक ही बात करती हूँ और वो बिल्कुल सही बात है, उसको फॉलो अगर कर लें तो नए लोग बेचारे कामयाब हो सकते हैं, मतलब आ सकते हैं, इस चस्के को पूरा कर सकते हैं जो उनके अंदर एक है ना क्रेविंग के, हम एक्टिंग करेंगे, हम कुछ कर सकते हैं। भाई ड्रामों के एंड में नाम चल रहे होते हैं, उसके नीचे प्रोडक्शन हाउस का नाम भी होता है और चैनल का नाम भी होता है। ठीक है। अब जिंदगी इतनी अच्छी हो गई कि डिजिटल के थ्रू आप अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, तो गूगल पे जाके लिखें उसका नाम, वहाँ सारी चीज़ें खुल जाएंगी, 10 लिंक मिल जाते हैं आपको, इंस्टा मिल जाता है आपको, कुछ भी मिल जाता हाँ, है, LinkedIn, फेसबुक, Insta, Facebook। वहाँ जाके आप देखें जिस बंदे ने अपना नंबर दिया है वहाँ उससे कांटेक्ट करें या उनको मेल कर दें, अपनी 4 तस्वीरें खींचें ऐसे स्ट्रेट साइड प्रोफाइल आपकी, और आप उनको एक टॉकी करके अपना इंट्रोडक्शन जिसमें होता एक bio है लिख वो दें, करके आप भेज दें उन्हें राब्ता करना होगा तो आपसे करेंगे। हमारे यहाँ माशाल्लाह कितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं और उनके कई ड्रामे भी बन रहे हैं, तो अगर 8-10 प्रोडक्शन हाउसेस को भी आप अपना पोर्टफोलियो सेंड करते हैं तो उसमें से कोई एक तो राब्ता करेगा, वो एक ही आपका रास्ता बन जाएगा अगर अल्लाह ने मुकद्दर में आपके कामयाबी लिखी है। तो उसको यूं यूज करें ना। लोगों के मसले होते हैं यार मुझे एक्टिंग करवा देंगी आप, अरे मैं खुद एक्ट्रेस हूँ, मुझे डायरेक्टर काम देंगे तो मैं काम करूंगी, मुझसे क्यों बोलते हो? अच्छा, वाकई सिफारिश पे हम ज्यादा चलने की सोच रहे होते हैं, जी फलाने का लिंक है उधर उस चैनल में या उस प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो हमें वहाँ पे बच्चा जो है ना अब आज का, वो ऐसा हो गया यार वो कोई लिंक है ऐसा, अरे दफा हो जाओ, जाके कुछ मेहनत करो। लिंक हर जगह, इन लोगों को हलवे पका के बच्चों को भी आज के चाहिए, तो बड़े तो खैर बड़े ही। तो इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है कि मेहनत करें तो आप, खत्म हो चुकी है मेहनत, हमारे अंदर से मेहनत खत्म हो गई है, हम में तो फिर भी शायद कुछ जरासीम बाकी हैं, लेकिन नए बच्चों के अंदर कोई मेहनत का वो दिखता नहीं है। ओवरनाइट फेम की तरफ ये सब जा रहे हैं, बिकॉज हमने रिसेंटली काफी ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं कि ओवरनाइट फेम आपको मिला है और उसके बाद आपने आगे सस्टेन भी किया है। हमारे ओवरनाइट हमें जो मिलती है ना शोहरत, वो हमारे मुल्क में मरने के बाद मिलती है। रिसेंट एक बहुत तकलीफ दे केस गुजरा है और लोग उस पर, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहूँगी कि खुदारा अब बंद कर दें ये हरकत कि आप एक औरत
को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कि आप टिकटॉक पे अपनी वीडियो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप उस मुर्दे का सहारा ले रहे हैं। आपने उसका गैरत भी नहीं है सहारा हम लिया, लोगों के उसकी अंदर। बॉडी का सहारा लिया। अब अच्छा यहाँ पे भी नहीं रुके ना, अब आप उसके भाई के पास, भाभी के पास, उससे पहले वालिद तो के मुझे पास। याद भी नहीं है कि मैंने उस बंदी को इतना कहीं देखा हो। वो तमाशा में बहुत सारे लोगों ने देखा था वो शुरू में, तो उसमें लोगों ने कहा कि हाँ वो आई है, लेकिन मुझे इतनी कहीं नहीं पता नहीं मरते ही कहाँ से इतनी उनकी वीडियोस और ड्रामे तो फोटोशूट्स और सब निकाले। काम जो अच्छा करो, देखो रिकग्निशन बहुत ज़रूरी होती है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो जवेरिया ने भी यहाँ पे रेज किया, वो ये कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। और हमने अपने प्रोग्राम में भी जो है इस पर बात की थी कि मत बॉडी की पिक्चर अपलोड करें, डेड बॉडी की पिक्चर्स अपलोड अपने व्यूज़ के लिए मत करें। रिस्पेक्ट, प्राइवेसी, इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने ये याद रखना है कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है। और आप ये सोचें कि आप किस तरह से चाहेंगे कि आप इस दुनिया से जाएं, तो एहसास करें, ज़िंदा लोगों का एहसास करें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को सिर्फ इस एंगल से मत देखें कि इसमें मेरा फ़ायदा है तो मैं ये कर दूं और दूसरे की दिल आज़ारी हो जाए और आपको पता ना चले। जवेरिया, कोई मैसेज अच्छा सा आखिर में मैं ऑडियंस को देना इस दफ़ा जो मैसेज आपको दूंगी वो यही दूंगी जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था। आपको मेरी एक बात याद होगी, मैंने कहा था कि ज़िंदगी में कोई एक ताल्लुक़ अच्छा बनाए। वो बात हुमैरा के सूरत में आपको दिख रही है। इन्होंने ना ज़िंदगी में शायद कोई ताल्लुक़ एक आध ऐसा अच्छा बनाया नहीं अपना जो इस वक्त में उनको सपोर्ट करता। तो ज़िंदगी में ताल्लुक़ बनाना बड़ा अच्छा। और सबसे पहले दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना है इंसान ने। वो जूते मारे ना, आप जूते खा के उनके साथ रह लें। वो कहते हैं तुमने नहीं करना, आप ना करें। खुद ही एक वक्त आता है, आप अटल रहें अपनी जगह पे, मैंने करना है करना है करना है। अगर आप सही हैं तो गलत चीज़ के लिए अगर आप कह रहे हैं कि मुझे चाहिए चाहिए, तो वो फिर वो लोग सही हैं। लेकिन अगर आप हक पर हैं तो आप कहते हैं एक दिन, देखो अल्लाह मियाँ भी मान जाते हैं ना बात, तो ये तो फिर घर वाले हैं, इंसान है, अल्लाह दिलों में डालता है। आप अल्लाह मियाँ से अपना ताल्लुक़ इतना मजबूत करें कि आप कभी भी तन्हा ना रहें। और इस बात पे तो यकीन करें, मेरे ना रोंगटे खड़े होते हैं और मुझे मतलब रोना आ रहा होता है इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला ही है जो आपके रास्ते खोलता है, आपके दिलों में डालता है और सब अच्छा करता है। वो आपको तन्हा ना मरने देता है ना जीने देता है। बेशक। जब आप अल्लाह के साथ राब्ता अच्छा नहीं रखेंगे ना, तो फिर दुनिया तो आपको ऐसा गंदा करेगी। तो अल्लाह ताला से रास्ता मजबूत अल्लाह से होना चाहिए। आप कैसे भी हो, आप क्या पहनते हैं, क्या दिखते हैं, क्या काम करते हैं, लेकिन आपका एक रूह का कनेक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा सा होना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहता रहे मुझे कि मैं जो हूँ वो आर्टिस्ट हूँ, मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ या मैं टिकटॉक भी बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन लोग मजाक भी उड़ा लेते हैं बाज़ दफ़ा के। हम जब सेट पे कहीं नमाज का एहतमाम, कोई ऐसी जगहें होती हैं कि जहाँ पे आपको सफाई उस तरह नहीं दिख रही होती, तो फिर हम माजूरों की तरह यूँ कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो कर लेते हैं, तो रिकॉर्ड लग रहा होता है यूँ, तो करते रहें आप। वो बैठा है वो नहीं मजाक बनने देता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जज कर रहे होते हैं आपको कि आप तो टिकटॉक पे ये करते हैं, अभी आप ये कर रहे हैं। आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या सोच होती है। आई मीन आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आप किसी अपने अंदाज से प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं अपने अपने रिलीजन को। हु आर यू टू जज समबडी? आपका क्या कनेक्शन अपने रब से है, ये तो आपको बेहतर पता है, किसी और को कैसे पता हो सकता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन इसके बाद तो आई थिंक लेट्स वाइंड अप दिस शो एज वेल। जवेरिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहें, बहुत आगे बढ़ें, हंसती मुस्कुराती रहें और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा काम दे। आमीन, ये भी इलाही हमारी दुआ आमीन। और आपके लिए। बरकत दे जिंदगी में, कमाई में, बरकत आल औलाद, दे। हर चीज में, और क्वालिटी काम करती रहे माशाल्लाह। आमीन, कभी फुप्पो इंशाल्लाह। बने, कभी कुछ आप और भी खुश बने। थैंक यू वेरी मच। राती ना करें हमारे पास जब इस्लामाबाद आती है। बहुत Thank you शुक्रिया। very आप लोग much याद once again. करते हैं पीटीवी का। थैंक यू। अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।